हर राज्य में ये जो हाँ। जीबी रोड है ये फल फूल क्यों रहा है, यानी कोठे बढ़ क्यों रहे हैं हर राज्य में? नहीं देखिए, कोठे नहीं बढ़ रहे हैं। कोठे तो पहले से ही आइडेंटिफाइड एरिया थे जी। और अगर आप अब बैक में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हर उस जगह पे हैं जहाँ कैंट है, जहाँ बड़ा कैंट एरिया है। जहाँ बड़ा कैंट। तो ये जो मालकिन है जो ये कोठों की इन जगहों की, इन्हें क्यों नहीं पकड़ते पहले? इनकी अच्छा, तो क्या पूरी हो गया? सेटिंग। नहीं, पैसा जाता है हर जगह। पैसा कहाँ नहीं जाता? मैडम पैसा ही थोड़ी सब कुछ है, इंसानियत भी तो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, मर गई है इंसानियत ना। लेकिन हमारे देश का तो विकास हो रहा है। मैं नहीं मानती इसे। ट्रकों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं और भी लिखा देखा है किसी प्राइवेट गाड़ी पे? और उन्हीं ट्रकों से लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं दूर दराज में। यहाँ की लड़की उठाई गई तो वहाँ चली गई, पहाड़ की उठाई गई तो यहाँ आ गई। हम ये जो लड़कियां हैं किस एज तक रहती हैं? 25 से 30 बस। उसके बाद या तो ट्रैफिकर बन जाए या उनके दया धर्म पे जी जाए। हमारे यहाँ की मॉडल्स जो शायद उनके पास, जिनके पास काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो शेखों के पास जा रही है। इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं जो खुद को। और वहाँ एक नया सिस्टम चला है, पोटी पोटा पार्टी, यानी वो यूज करते हैं, उन्हीं के ऊपर मतलब लैट्रिन करते हैं और उन्हें अधनंगी हालत में बाहर फेंक। आजकल वाइफ स्वैपिंग और गर्लफ्रेंड स्वैपिंग बहुत तबीयत से हो रहा है। देखिए, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग की बात इसलिए मेरे गले कम उतरती है कि वो चाहे तो इनकार कर सकती है, लेकिन वाइफ के पास इनकार करने का, आप कितने भी हाई फाई हो जाओ, वाइफ की स्थिति वही की वही है जो थी। अतुल मैम, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया एकदम। मैम, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इतने सालों से ये काम कर रही हैं लड़कियों के लिए, जो कि बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आप हमारे शो पे आए। नहीं, मेरे आभार है कि आपने बुलाया और इस आवाज़ को दूर तक फैलाने में मदद कर रहे हैं। जी जी। ये बहुत। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर राज्य में ये जो हाँ। जीबी रोड है ये फल फूल क्यों रहा है, यानी कोठे बढ़ क्यों रहे हैं हर राज्य में? नहीं देखिए, कोठे नहीं बढ़ रहे हैं। कोठे तो पहले से ही आइडेंटिफाइड एरिया थे जी। और इसके पीछे ये था, अगर आप अब बैक में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हर उस जगह पे हैं जहाँ कैंट है, जहाँ बड़ा कैंट एरिया है। जहाँ बड़ा कैंट एरिया। हाँ, बनारस है, आगरा है, मेरठ है, दिल्ली है, मुंबई है, ये कलकत्ता है। तो हर बड़े उसमें, और शायद उसके पीछे मतलब वर्तमान की जो पोजीशन रही वो ये रही होगी कि सैनिक बरसों बरस दूर रहते हैं परिवारों से, तो चलो कुछ मनोरंजन के लिए वहाँ चले जाएं। जो देह व्यापार को बढ़ावा मिला उसकी मैं बात कर रही हूँ। उससे पहले तो तवाइफी दौर थे, गाने नाचने के थे। मैं अपनी मौजूदगी में बता रही हूँ कि मैं उसे दौर की भी हामी हूँ कि जहाँ जब गाना नाचने तक ये सब सीमित था और महिलाएं किसी एक की होकर रह जाती थी, और धीरे धीरे कैसे पूरा सेक्स वर्क में बदला। वो तो एक बहुत ही भयानक दौर था। पर इसीलिए हर जगह, और फल फूल वो चीज़ रही हैं, ना कि रेड लाइट एरिया। देखिए, दो चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल ये एक इस धुरी पे है, एक दूसरे धुरी पे। ये रेड लाइट एरिया में वो लड़कियां हैं अब जो कभी मर्जी से थी, जो नाचने गाने का पेशा कर रही थी, और कभी किसी एक के साथ रही तो ज़िंदगी गुजार दी, या दो के साथ भी रह सकती थी, एक चला गया छोड़ के फिर किसी और के साथ। लेकिन वो अब जो दौर है, वो हमारी जो बेटियाँ वहाँ फंस के जा रही हैं। ऐसा क्यों? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा दौर है ये। इसके पीछे आप जाएंगे तो इतनी कड़वी सच्चाई है। एक तो हम शायद पेरेंट्स की, मैं इसको गलती मान रही हूँ, ध्यान नहीं देते, हम समय ही नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को आज समय नहीं दे रहे। ये बात सही और है। देखिए, अगर मैं अपने दौर की बात कहूँ, लोगों को, बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन ये पुरानी नहीं, ये तथ्य है कि बच्चों को, कम से कम बेटी को, अपनी माँ से अलग करके सुलाना, ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि बच्चे की जो ग्रोन अप, एक 14 से और 18 साल तक की जो उम्र है, वो इतनी खतरनाक सिचुएशन होती है कि आप जो उसे दिखाएंगे वो देखेगा। बिल्कुल सही बात है ना। और जो उसको पसंद आएगा वो उसे तुरंत अडॉप्ट कर लेगा, बाकी चीज़ें आपकी छोड़ देगा। आप उसे कुछ दिखा ही नहीं रहे, तो वो अपनी मर्जी से देख रहा है। उसके हाथ में तो आज फ़ोन है और वो सब चीज़ उसे दिखा रहा है। आपने कभी झाँक के भी नहीं देखा। और अभी नया नया सुनते हैं कि नॉक नहीं कर सकते आप किसी का दरवाज़ा बच्चे का, कि मैं 18 साल का हूँ या 18 साल की हूँ, आप मेरा कमरा क्यों देख रहे हो, मेरा फ़ोन क्यों देख रहे हो। और हमको याद है कि हमारी मदर तो हर संडे उठाया हमारा बस्ता और ऐसे पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया। तो हमने कहा हम धो लेंगे खुद, मगर नहीं मैं धोऊंगी। फिर हमने एक दिन कहा कि हमें समझ में आ रहा है, हाँ कोई लव लेटर नहीं है, क्योंकि लव लेटर के ज़माने थे, कोई लव लेटर नहीं है, खूब देख लो। ना इसलिए नहीं देखती हूँ, ऐसे ही साफ़ करने के लिए। लेकिन वो एक सच्चाई थी, यही बात थी, एक्चुअली में ये थी। और अभी तो आप उसका फ़ोन नहीं चेक कर सकते,
लॉक ऐसे लगा के रखते हैं कि आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते तोड़ उसको। सकते। तो फिर वो क्या कर रहे हैं बच्चे, और उसके बाद में वो अपना प्रोफेशन चुने, वो बात समझ में आती है, वो उसकी आज़ादी है। लेकिन उस श्रृंखलता और आज़ादी में हम फ़र्क नहीं कर पा रहे। हम बच्चों को ये नहीं बता पा रहे, बेटा ये चीज़ गलत है, ये आज़ादी नहीं है, नहीं है, ये आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ आपको बहुत कुछ दिख रहा है, जैसे नशा करना, ये कोई आज़ादी नहीं है। नहीं है। आप अभी तो कोई नशा ऐसा नहीं है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है एजुकेशन का दायरा, उतना ही तेज़ी से नशे का दायरा बढ़ रहा है। तो उससे हम बिल्कुल गाफिल हैं, हम देखते ही नहीं। हमारा बच्चा बेंगलोर पढ़ रहा है, हम कभी देखते भी नहीं ये क्या कर रहा है क्या कर रहे हो? वहाँ, और पैसा खर्च करते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। कहीं भी डाल। क्यों नहीं हम इस बात की जिद करते हैं बच्चे को, भैया पढ़ो और तुम्हारा जहाँ नंबर आता है वहाँ जाओ, हाँ जी। पैसे की बात ही नहीं करें, सरकारी सीट पे जा सकते हैं। कितने कम बच्चे IIT में जाते हैं, इसीलिए तो कि वो उनको पता है बीटेक कहीं से भी कर लेंगे और फिर मारे मारे घूमेंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे कि नौकरी नहीं है। ये जो एक नया हमने दे दिया। और फिर देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप उस जगह पे बैठे नोएडा में, 2005 की बात है, यहाँ आरुषि कांड हुआ जी नया नया, नोएडा बस रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं जी था। जी। तो जब हम उसमें आए, चूँकि जो रिटायर्ड CEO थे गौतम साहब, वो हमारे अच्छे मतलब परिचितों में से थे। तो हमने उन्होंने हमें कर दिया परमिट कि चलो अच्छा देख लो, तुम लोग तो ठीक से काम करते हो। तो वो रूम ऐसे ही थे, बस जैसे ये हो रहे किसके बराबर में रूम, और वो दौर बहुत ज़्यादा ये सब तो था नहीं, OTT और ये सब, तो वो एक कनेक्शन से ही दोनों कमरे थे। माँ बाप क्या देख रहे हैं, आपकी एक बेटी है, अब उसको भी वहाँ फेंक रखा है आपने, वो भी वही देख रही है जो भी वो देख रहे हो। और देखिए, ऐसे में जब बच्चे की इमोशंस हाई होते हैं, तब वो उसे बूढ़ा जवान कुछ नहीं दिखता। ऐसे में वो नेपाली नौकर उसको दिखा और उसी के साथ उसकी रिलेशन हुई। वो कोई प्यार नहीं है, वो एक मतलब एक इमोशंस की उत्तेजना के अलावा, उत्तेजना है बस, ये उत्तेजना और है। कुछ नहीं है। और उसकी परिणति से भी हम नहीं समझे कि नया नोएडा बस रहा है, हम कहाँ इसको लेके जाएंगे, अच्छाई की तरफ या बुरे की तरफ। तो अभी देखिए, तो अब तो हर घर में आरुषि कांड हो रहे हैं, कहीं नहीं बच रहा है। तो ये इस वजह से इतना ज़्यादा फैल रहा है। और रेड लाइट एरिया की कोई परिस्थिति में फ़र्क नहीं आया। वो वही 250-300 रुपये में कस्टमर है उनके पास, उनका कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, वो इतनी बदहाली में जी रही है। क्या आप क्या उनको कह रहे हैं? मैं इसीलिए मेरी लड़ाई है कि मैं बिल्कुल उनको ख़राब औरतें नहीं कहती। मतलब मैं उनको अपनी 300 रुपये में कस्टमर मिल जाता है? 300 तो बहुत ज़्यादा है, कोई 100 में भी आएगा, 150 में भी आएगा। मजबूरी है उनकी, उनको दिन भर में अगर 2000 उनके पास नहीं है तो ना पुलिस का दे पाएंगे, ना वो जो पिम्प्स हैं उनका दे पाएंगे, ना मालकिन का, ना अपने लिए खाना ले पाएंगी, ना बच्चे को दूध दे पाएंगी। तो तो कैसे? पुलिस को तो ये रुकवाना चाहिए, क्योंकि देह व्यवहार तो क्यों हमारे रुकवाना देश में वो नहीं है लीगल। देखिए अभी अब क्या मैं इस बात पे कहूँ, क्यों रुकवाएगी? आपने अगर देखा हो, नर्सिंग होम्स के बाहर लिखा रहता है यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। जी, सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने कितनी रेड करके ऐसे क्लिनिक सील कराए हैं। हर आप तो उस एरिया में हैं, हर जगह लिख रहा है कि यहाँ बाल श्रम निषेध है। मैं दिखा दूंगी आपको बच्चे काम करते हुए, हाँ ये तो मैंने भी देखा है ना। तो ये और थाने में लिखा रहता है यहाँ दलालों का प्रवेश निषेध है। समझ लो वही सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे निषेध लिख दिया वो आपके लिए है। जहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा होता है, सिगरेट सबसे ज़्यादा वहीं मिलती है। नो पार्किंग पे सबसे ज़्यादा गाड़ी दिखाई देगी, गाड़ी वहीं यहाँ दिखेगी। कूड़ा डालना मना है, तो ढेर लग रहा है कूड़े का। ये हमारी आदत है। अच्छा सही तू हमें बात है। रोकेगा, हम ये करेंगे, वो हो रहा है ये। इसको अगर, और ये हमारे, लेकिन अगर पुलिस नहीं कर पा रही तो ऊपर बैठे जो इतने अधिकारी हैं या इतने मिनिस्टर हैं या इतने और लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि देह व्यापार बंद होना चाहिए। नहीं तो इसके चक्कर में रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं। नहीं देखिए उसके, आप दूसरी बात कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेड लाइट एरिया बंद हो जाए तो रेप बढ़ जाएंगे, और रेप कहाँ नहीं हो रहे। रेप तो 9 महीने की बच्ची के साथ हुआ है अभी, 1 महीना नहीं बीता। 3 महीने की बच्ची के साथ परसों की अखबार की खबर है। तो 3 महीने की बच्ची और मर गई वो। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? रेप उनकी वजह से ना होते ना रुकते। वो क्या रोकने की, वो तो ऐसी किसी नराधम का, आपको पता है उसके मन में क्या चल रहा है। वो क्या रेड लाइट एरिया जाएगा, उससे पहले तो उसको जो सॉफ्ट टारगेट दिखेगा उसको पकड़ेगा। वो आपके पड़ोस का हो सकता है, वो आपके घर का हो सकता है, आपका नज़दीक रिश्ते में चाचा ताऊ मामा कुछ भी हो सकता है। देखिए नर पिशाच का कोई पता नहीं, वो कब बगनक गड़ाएगा कि बच्चियों पे, उसका कोई पता नहीं है। और रही प्रशासनिक तौर पे कुछ करने की, ये तो बहरों का है समाज इस समय, या कोई नहीं सुनता। सब बातें हैं, कोई नहीं सुनता। अभी मेरे यहाँ रेड हुई है, 21 लड़कियाँ निकाली और 1 कस्टमर है। बताइए कैसे वेश्यावृत्ति हुई वो? 21 लड़कियों में 1 कस्टमर हो ही नहीं सकता। और वो भी सारे कमरों में, 40 कमरे
और 40 कमरों में से 21 लड़कियां मिली हैं, उनको भेड़ बकरी की तरह ठूंसा गया वज्र वाहन में, और एक कस्टमर। ITBA का सख्त उल्लंघन। और दूसरी बात, जो बालिग लड़की है अगर वो कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से हूँ तो उसे आप हटा नहीं सकते, फिर भी आप ठूंस रहे हैं, फिर भी आप ठूंस रहे हैं। ये करते हैं वो, क्योंकि कोई अपना आ जाए, कोई अपने ने कहा कुछ करा दो यार, थोड़ा इसकी नई NGO है, इसको थोड़ा सा हाइप मिल जाएगी, दे दिया अखबारों ने हाइप, और अगले दिन उनका मिट्टी भी ख़राब कर दी, नहीं कर सकते थे। तो देखिए मंशा नहीं है हमारी इन रेड लाइट एरियाज़ की बात। तो हम, ये इतना कड़वा अंधेरा सच है कि जिसको आपको शायद सुनने में ख़राब लगे, और मैंने वो 32 साल देखा है कि जब एक लड़की तिल तिल में, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। और इतने गंदे कस्टमर की, जो रिक्शा चला 250 रुपये कौन देगा, वही ना जो रिक्शा चला रहा है। और लोगों के लिए तो पैसे की दुनिया बहुत बड़ी है, वो किसी लड़की को हायर करेंगे, होटल में लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ जो जाता है वो जो दिन भर में 500 या 600 रुपये कमाता है मजदूरी करके, रिक्शा चला के, पेंट करके, पंचर लगा के, या कहीं किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करके, वो वहाँ जाता है 100 रुपये की शराब पिएगा, 250-200 रुपये वहाँ देगा, उसमें बार्गेनिंग करेगा, और 100-200 रुपये मिलेंगे बचेंगे, वो घर जाके बीवी को देगा, बीवी ऐतराज़ करेगी तो उसको पीटेगा। ये केवल उसका इतना सा एक पूरा चक्र है ये उनके शोषण का। और जैसे अब ये दरवाज़ा है, जीने से आवाज़ आती है किसी की पदचाप की, सारी लड़कियां भाग के जाती हैं, जितनी बैठी हूँ एकदम से भागेंगी, कि वो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कि मैं या मैं, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है उन्हें, कि आज मेरे पास अगर 15 कस्टमर नहीं हुए तो शाम को रोटी भी नहीं है। वो तो देखा जाएगा, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए मुझे 200 रुपये चाहिए, तो वो भी नहीं मैं कर पाऊँगी, मेरा ही बच्चा है और उसके लिए भी 200 रुपये देने हैं। तो वो सब करने के लिए उनको अपने आप को एक्सपोज करना, और एक्सपोजर चेहरे का नहीं है वहाँ, एक्सपोजर वहाँ जिस्म का एक्सपोजर है। लेकिन हमारे देश का तो विकास हो रहा है मैडम। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती इसे। जब लोग कहते हैं ना कि हम विकासशील देश हैं, आप विकसित के भी कह रहे हैं कि विकसित, ये विकास है, ये विकास है। और आप चलिए गौर कीजिए अब कुछ बातों पे, आपने देखा होगा ट्रकों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, कहीं और भी लिखा देखा है किसी प्राइवेट गाड़ी पे? और उन्हीं ट्रकों से लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं दूर दराज में। यहाँ की लड़की उठाई गई तो वहाँ चली गई, पहाड़ की उठाई गई तो यहाँ आ गई, नेपाल से उठाई तो काम के नाम पे यहाँ ला के बेच दी, उन्हीं ट्रकर्स में। तो आप हर जगह वो करते, हम हर वो काम करते हैं जो वो निषेध हो। ये बात आप तो केवल, आपकी बिल्कुल सही है ना, आप ट्रकों पे लिखवा रहे हैं, छोटे हाथी भी लिखे हुए हैं, ऐसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप उस पर लिख रहे हैं, किसी बस पे नहीं लिखा हुआ, किसी की प्राइवेट गाड़ी, आप सब पे कहिए ना, एक ऑर्डर पास करिए कि भाई सब लिखे अपने पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कोई जागरूक होगा। और वो बेटियां जब चौराहों पे आप रेड लाइट पे रुकते हैं, तब वो बेटियां नहीं देखती जो भीख मांग रही हैं। क्या वो सुरक्षित है रात को? उन्हें उन्हीं फुटपाथ पे सो जाना, उनका कोई घर नहीं है, या कहीं पन्नी डाल रखी होगी उसमें सो जाएंगे। कौन सी बेटी बचा रहे हैं? वो जो लग्जरी घरों में रह रही हैं, जिनके पास AC है, जिनके पास हर चीज़ मुहैया है, उनको बचाने की बात है ये केवल। इनको कौन बचाएगा जो वहाँ हमारी चली गई? 80% जनता आज भी गांव में रहती है। उनको कौन बचाएगा? और आप ऐसे मत समझिए आपके, मैं वैसे सभी जगह मैं कह रही हूँ इस बात को, और मैं सैल्यूट भी कर रही हूँ पॉडकास्टर्स को तमाम, इसीलिए किसी को मना भी नहीं करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, किसी के 10 भी फॉलोअर हैं, मैं पूछती नहीं कितने हैं तुम्हारे, क्योंकि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए। मुझे किसी ने फ़ोन करा, एक बच्ची ने कलकत्ता से, मुझे निकाल दो, मुझे बहुत उम्मीद करके, और मैं किसी कस्टमर से फ़ोन लेके आपको फ़ोन कर रही हूँ। और वैसे अब मुझ पे ये भरोसा भी करते हैं, मुझे यहाँ 8-9 महीने हो गए हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे हो? बोले सोनागाछी में। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कुछ अपनी, मैं इनका मैं क्यों यकीन करूँ तुम वहाँ पे हो और तुम मुझे टेस्ट नहीं कर रही हो? बोले ठीक है। उसने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजी, खुद के खड़े हुए कुछ सेल्फी ली, एरियाज़ की ली, और मुझे भेज दी। अपना आधार कार्ड भी भेजा, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट की कापी भेजी। मैंने कहा ये तुम्हारे पास कैसे हैं? बोली मैं जिसके साथ भाग के आई उसने कहा था शादी करेंगे तो ये ले लेना, उम्र की ज़रूरत पड़ेगी पहचान के लिए। धोखे से लाया मतलब? हाँ, क्या लोग सोच रहे हैं? आप लोग ही सोच रहे हैं जो बड़े घर के हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनकी लड़कियां नहीं फंस रही, उनकी लड़कियां भी फंस के वहाँ हैं कोठों में। हाँ, मैं उसी लड़की की तो बात कर रही हूँ, वो अच्छे घर की लड़की है, वो भी देह व्यापार में धकेल दी गई है। मैं वहीं की तो बात कर रही हूँ। और उस बच्ची को जो हमने निकाला, ये तो भगवान नहीं, मैं भगवान को तो धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना साहस देता है, हिम्मत भी देता है। और साथ ही मैं एकमात्र पूरे हमारी सोसाइटी में एकमात्र केवल, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, साधारण अमला हो,
जीआरपी, रेलवे पुलिस को, रिजर्व पुलिस फोर्स को, इनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि ये इतनी तत्परता से काम को करते हैं। मैंने अपने एक परिचित से मदद मांगी, वो वहाँ उच्चाधिकारी है। मैंने कहा सर बच्ची फंसी हुई है, तो उन्होंने कहा देखिए सिविल में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको किसी भी तरह कहो कि वो हावड़ा स्टेशन आ जाए। मैंने उस लड़की से बात की, उसने कहा मैं आ जाऊँगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आऊँगी जब सब सो जाएंगे। मैं ठीक है चलेगा। मैंने उनको बता दिया, मैं कि सर लड़की वहाँ से निकल गई और पहुँच रही है। सारे उनके कैमरे एक्टिवेट थे, उनको सडन वो नज़र आई, हर जगह उन्होंने नज़र रखवाई और लड़की को बिना कुछ सोचे किसी भी ट्रेन में उन्होंने चढ़ा के भेज दिया। और वो उसको जहाँ नहीं रूट था वहाँ से उतारते रहे, जीआरपी के लोग वो दूसरी जगह करते रहे, क्योंकि हर जगह वो मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया जी था। जी और दिल्ली हमने वो लड़की 1 बजे दिन के ले ली थी, रिसीव करिए। रिसीव कर ली बिना शोर शराबे के। क्यों नहीं कर सकते? अगर मानसिकता हो, कुछ करने का जज्बा हो प्रशासन में, तो क्यों नहीं कर सकते? एकमात्र मैं कह रही हूँ जीआरपी और आरपीएफ को कि केवल वो करते हैं, और कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अगर काम कर रहे हैं तो केवल ये लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं करना चाहता, कोई करना भी नहीं चाहता। इतने बच्चे रेल के ज़रिए आए दिन ट्रैफिक हो जाते हैं, कभी भटक जाते हैं, कभी घर से भाग जाते हैं, कभी कोई उठा के ले आता है। और ट्रेन सबसे मुफीद जगह है, कोई पूछेगा नहीं कौन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। क्या एज थी मैम उस बच्ची की? 15 साल की है। और जनरली किस एज में ये जो बच्चियां हैं इनको लेके आते हैं? देखिए ये मैंने कहा था सबसे संवेदनशील उम्र है, 14 साल से 18 साल तक की, सब जो भटकाने में आसान है। और अच्छे घर की लड़की है, आपको मैं दिखाऊंगी उसकी फ़ोटो भी, अच्छे घर की है, सब चीज़ है। मगर क्यों भटकी? फादर थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करते थे, बाहर जाते जहाँ दिखे। ऐसे में क्या इनके अपने होते हैं और वो बॉडी शॉडी बना के जिम विम करके बिल्कुल फिट रहते हैं, वो फंसाने के लिए उनको आसान रास्ता है। मैं बार बार सभी पॉडकास्ट के ज़रिए पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी बच्चों के फिर से एक बार दोस्त बन जाइए, फिर से एक बार खैर ख्वाह बन जाइए उनके, कि आप उनको कैसे मदद करते हैं। आप उनसे बताइए कि तुम्हारी जो हम हो सकते हैं, कोई और दुनिया में नहीं हो सकता आपका। बिल्कुल अगर सही आप ये करेंगे, आप कहिए, कोई लड़की कहती है उसको ये हिम्मत दीजिए कि बेटा हम आपके प्यार के खिलाफ बिल्कुल नहीं, आप प्यार कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमसे मिलवा दो। भले ही आपकी 15 साल की उम्र है, हमसे मिलवा दो, तुम बाली को जाओगे, हम शादी कर देंगे। उसको बुलवाओ, बैठ के बात करेंगे, और बाहर बदनामी ना हो तो तुम घर में आके बुला के बात करो उसे, जब भी आए दोनों स्टडी साथ करो, बैठो। अगर वो अच्छा लड़का होगा तो आएगा, और कुछ दिन बाद वो मोहभंग भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक इन्फेचुएशन है। बिल्कुल सही बात। वो जैसे ही घर में बैठे तैसे ही वो सबसे घुलेगा मिलेगा, अच्छा लड़का होने के बाद उसने लगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक अच्छी फैमिली है, ये मुझे परिवार की तरह प्यार कर रही है, मैं इसी घर में सेंध लगा रहा हूँ, खुद ही हट जाएगा, लड़की भी हट जाएगी। और अगर वो बदमाश है, वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हारे घर वाले मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे, हमारे खिलाफ कुछ करेंगे, तुम्हें मार देंगे, चलो यहाँ से 2-3 साल छिपके रहेंगे, उसके बाद शादी कर देंगे, तुम नाबालिग भी है तो कोई बात नहीं। कागज इसके साथ यही हुआ बच्ची के, अब 16 साल की होगी ये। ब्रेन वॉश कर देते हैं मतलब पूरे तरीके से। बस फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, जाके कैसे भागेंगे, कैसे क्या करेंगे। और अक्सर लड़कियां दम इसमें अपनी हिम्मत तोड़ देती हैं। मैम इन जो लड़कियां हैं इनको हार्मोनल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं क्या? बिल्कुल। किस भाई छोटी लड़की आप लाएंगे तो देखिए ये व्यापार ही इतना है, बस यहाँ से यहाँ तक का, ये चेहरे का कोई मायना नहीं है। लोग सोचते हैं ना सुंदर लड़की हो उसका ऐसा, कोई मायना नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं उनकी शक्ल नहीं है, रंग नहीं है, बस उनकी बॉडी फुलाने के लिए आप ऑक्सीटॉक्सिन दीजिए, बच्चा अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। और उससे ज़्यादा उसके हार्मोन्स डेवलप होंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा, कि वो ज़बरदस्ती कहेगी किसी को भी भेज दो मुझे किसी भी कस्टमर के साथ, तू मेरे साथ चलेगा, तू मेरे साथ चलेगा। ये स्थिति उन बच्चियों की हो जाती है। और मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं बोल सकती जो जिस तरह से वो उन्हें कस्टमर्स को एड्रेस करती हैं। फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि उसके हाथों में गंदगी भरी पड़ी है, काले हाथ हो रहे हैं, कपड़े कभी धुले नहीं, शायद वो नहाया भी कभी नहीं है, दांत कभी मांजे नहीं, कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ का। बस लाश है जिंदा, बस जिंदा लाश है किसी तरह से, और जैसे पैसे मिलने और करना है बस, और कुछ नहीं। कोई मायने नहीं, ना शक्ल का मायने, ना मना नहीं सफाई का मायने। नहीं वो भी नहीं, आप मना भी नहीं कर सकते, आप मना भी नहीं कर सकते। अगर आपने गंगूबाई देखी हो तो आपने देख, मैं अप्रिशिएट करती हूँ बंसाली को कि उसने बहुत रिसर्च करके वो फिल्म बनाई है। काफ़ी हद तक नहीं, 99 पॉइंट वो उस सच्चाई के करीब है। एक चबूतरा देखा होगा कि जिस पे नहा रही है जी। और वो पर्दे के पीछे से कहता है कि आ जाओ, वो चबूतरा ही ज़िंदगी है वहाँ की। कोई बाथरूम नहीं है,
टॉयलेट होता है, बाथरूम नहीं नहाने के लिए, आप खुले में नहाएंगी। क्या मंशा है इसके पीछे मैं नहीं समझती। और वो चबूतरा अगर उसकी गंदगी आप देख लें तो शायद पल भर खड़े ना हो सके, वहीं बैठ के उनको खाना खाना है स्टूल डाल के, और कोई जगह नहीं है उनके लिए। वहीं वो कस्टमर आएगा, वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, गुटखा भी वहीं थूकेगा और गंदगी भी वहीं थूकेगा, वहाँ वो पेशाब भी कर देता है कभी कभी, और वो वहीं बैठे खाना खाती है। जब मैं एक लड़की को कह रही हूँ बेटा वो उठ जाओ, कितनी गंदगी पड़ी है, इधर आ जाओ, तो वो मेरी तरफ बिल्कुल बेलौस होकर देखती है, और फिर ऐसे मालकिन को देखती है, फिर पता नहीं क्या इशारा हुआ होगा कि वो नहीं उठी, और बस ऐसे खाती रही कि जैसे खाना नहीं खा रही, पेट भर रही है। खाना थोड़ी है वो, खाना थोड़ी है, खाने में हम टेस्ट करते ही नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको नहीं खा रहे, कुछ और दे दो। लेकिन वो वहाँ तो कुछ पेट भरना है और करना है, और फिर वही काम बस दोबारा करना वही है। काम। आदमी वो अधनींदी हो रही है, उस पर उठा नहीं जा रहा है, शायद 10-12 कस्टमर, किसी ने कहा वो ही लड़की चाहिए, उसको उठना है, वो मना नहीं कर सकती, उसके पास मना करने का ऑप्शन ही नहीं है। वो एक कहावत है ना, ईट डू स्लीप, ईट बस हाँ डू हाँ, स्लीप स्लीप, रिपीट। हाँ बस ये है, और वहाँ कुछ नहीं है। और देखिए मैं क्या बताऊँ, एक बहुत गंदा है जो आपको नहीं पता, इस एरिया से भी हटके, जिसको जिसको हमें समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हम सोसाइटी में परोस के दे रहे हैं। हमारे यहाँ की मॉडल्स, जो सो कॉल्ड मॉडल्स, वो शायद उनके पास, जिनके पास काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो शेखों के पास जा रही हैं। इन्फ्लुएंसर कह रही हैं जो खुद को, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो जा सॉफ्ट, रही हैं, जो कहते हैं हम सॉफ्ट हाँ पॉर्न कर रहे हैं। बॉन्ड कर रहे हैं। और वहाँ एक नया सिस्टम चला है, ये आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे किसी ने बोला है कि पोटी पोटा पार्टी, ये एक पार्टी है, यानी वो यूज़ करते हैं, उन्हीं के ऊपर मतलब लैट्रिन करते हैं और उन्हें अधनंगी हालत में बाहर फेंक देते हैं। इस कदर यूज़ शेख, करते हैं शेख, इस कदर यूज़ करके, और फिर उन्हीं के ऊपर मतलब लैट्रिन करेंगे वो और फेंक देंगे। ये पोटी पोटा मार पार्टी, के या ऐसे ही जिंदा, जिंदा? ये पोटी पोटा पार्टी है कि इसका पता करो, ये हो रही है। और ये जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो लड़कियां, क्या चाह रहे हैं हम, क्या सिर्फ दिखा पैसे रहे के हैं, लिए? सिर्फ पैसे के लिए। और इन्फ्लुएंसर कह रहे, मुझे शर्म आती है, आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते, कैसे इन्फ्लुएंसर है, मैम, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो, इन्फ्लुएंसर का मतलब हैं? होता है कि लोगों को सही दिशा दिखाना, दिशा दिखाना, इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करना, और किसी अच्छे मार्ग पे चलाना। ये ये इन्फ्लुएंसर्स थोड़ी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये मुझे, मेरे ये तो शॉकिंग था। प्रोस्टिट्यूट्स हो गई। प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, मैंने कभी नहीं सुना था ये, मुझे इसे कहने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब से मैंने सुना, मुझे अजीब अजीब सा मुझे मतलब हो रहा है कि क्या बीतती होगी, कैसे फिर मतलब मैं ये सब शॉक में चीज़ें। हूँ आज, पता है। हाँ, इतना बुरा, मैंने इतना 32 साल में इतना कुछ देखा है कि कभी याद करती हूँ तो ख़राब भी होता है, पर ये और भी बुरा है जो ये मेरे सामने है, ये और भी मैम, बुरा है। लेकिन ये जो अच्छे अच्छे घर की लड़कियां इस देह व्यापार में अपने आप को झोंक रही हैं, क्या चाहिए ये उनको? कैसे ठीक होगा? देखिए और ये कैसे रुकेगा? रुकेगा कैसे? पेरेंट्स को तो बदलना होगा, ये नहीं बदलेंगे, मत बदलिए, वो खुद ही नहीं पता। अगर पेरेंट्स भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो इन बच्चों को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो हमें करना होगा कि हम भी उसी जगह पढ़े हैं। और बताइए, अगर हम मतलब 32 साल तो मैंने वो गुजारे वहाँ, जब पढ़ लिख के सब पूरा हो गया। हालांकि मेरी जल्दी शादी हुई, मगर मेरी पढ़ाई वढ़ाई पे कोई रोक नहीं थी, मैंने लॉ किया, पर अपने ही शहर से किया ना, छोटा सा शहर था मेरा। मुझे तो कभी नहीं लगा, और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि मैं जो आज नोएडा की हाईफाई सोसाइटी है, दिल्ली की हाईफाई सोसाइटी, मैं उसमें कहीं एडजस्ट नहीं होती। हाँ, नहीं होती मैं कुछ चीज़ों में, कि मैं वही पार्टीज़ में नहीं शामिल हो सकती, मैं नहीं कर सकती वो सब पहन पान के कुछ भी। लेकिन क्या वही मॉडर्निटी का एक तमगा है? कि अभी मैं देख रही हूँ कि भाई बहुत सारा पॉडकास्ट में भी आ रहे हैं, वो मद्रास महिलाएं भी हैं, और वो आपका भाग्य बता रही हैं और कुछ कुछ बता रही हैं। लेकिन क्या वो इतना सारा मेकअप करने के बाद और ये सब, ये इन्फ्लुएंस करना है सबको? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो सोसाइटी को कभी दिशा कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। इससे जो बच्चियों को हमें निकालना है, उसके लिए माँ बाप को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हमारा बच्चा, लड़का हो या लड़की, पढ़ेगा तो, या तो फिर वो देखिए, या तो वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा पढ़ने में है कि उसका खुद से ही कहीं सिलेक्शन होता है, IIT में जा रहा है, IIM में जा रहा है, HM में जा रहा है, ठीक है, जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पैसा दे के आप दूसरी जगह भेजते हैं, क्यों बच्चों को कह रहे हैं आप
स्ट्रिक्टली कही है कि कोई काउंसलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे भाई यहाँ होगा ना हमारा एडमिशन, करा दो, अब डायरेक्ट जाओ एडमिशन कराओ। कौन मना कर रहा है? नहीं करते हैं। अरे आपकी आंख के नीचे रहेगा आपका बच्चा, कभी डांटोगे, कभी प्यार से कुछ तो समझाओगे। किस जगह डाल रहे हो, किस नशे की दुनिया में धकेल रहे हो? फिर वो पाने के लिए ना उनको सब कुछ करती हैं। फिर लड़कियां भी और लड़के भी कर रहे हैं, लड़के भी जिगोलो हो रहे और लड़कियां भी, मैं क्या कहूँ क्या हो रही है। मैम ये जिगोलो की बात है, बहुत सारे लड़के आजकल जिगोरो बन रहे हैं, मर्जी से बन रहे हैं, जबरदस्ती बन रहे हैं, कोई या जबरदस्ती- मजे के लिए बन रहे हैं। देखिए जाते वो मज़े के लिए हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए ज़्यादा। और ये कहाँ से टारगेट किए जाते हैं, कैसे इनको हायर करते हैं, ये सब जिम और आपके मसाज पार्लर्स के ज़रिए हो रहा है। वहाँ लड़का बढ़िया जो दिखा, यार कुछ पैसे कमाने हैं तो बताओ, हाँ जी कमाने हैं बढ़िया, मसाज पार्लर तो मैम मुझे लगता है सेक्स के अड्डे बन गए। ये तो अड्डे बन गए। स्पा जी, स्पा के नाम पे सेक्स हो रहा है सिर्फ। हाँ स्पा के नाम पे लड़कियों का, मतलब महिलाओं का पुरुष करेगा मसाज, और पुरुषों का महिला करेगी। तो ये किसकी मिली भगत से सारा काम चल रहा है? पुलिस और प्रशासन, अगर मैं साफ बोलूं पता तो। नहीं भाई, उनको पता नहीं है। उनको अगर पता ही हमको होगा पता ना। है, जैसे हमको कहते हैं क्या, मतलब ये सीओ ऑफिस है, ये हमारे सामने पूरा रेड लाइट एरिया। तो हमने कहा जब भी लड़की निकालें तो हम तो सीओ ऑफिस में ले जाकर रख देते हैं, लो जी पकड़ो, थोड़ी देर यहीं बिठाओ, यहीं करेंगे जो भी करना है। यार मैडम आपको पता लग जाता है, हमको तो पता ही नहीं लगता कब लड़की आई। अरे सामने बैठे हो सारे कोटे, तुम्हें यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, कब नई लड़की। अरे चलो मैं दुकानदारों का समझ सकती हूँ कि उनके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनके सब, तो वो नहीं बोल रहे कुछ भी, लेकिन वही दुकानदार मेरे भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो मुझे भी बता रहे हैं। मेरा भी सूचना तंत्र उन्हीं के बीच से है, उन्हीं रिक्शे वालों के जो ऊपर जा रहे हैं, उन्हीं पंचर लगाने वालों के जो ऊपर जा रहे हैं। आपको क्यों नहीं पता लगता, क्यों नहीं ऐसा विश्वास बनाते आप? और मैं इस सच्चाई को कहने में कभी परहेज़ नहीं करती कि आज तक इन 32 सालों में किसी ने मुझे आगे बढ़ के, पुलिस ने, प्रशासन ने, किसी ने आगे बढ़ के कभी मुझे ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। सिवा एक अधिकारी आए हमारे यहाँ, प्लस पुलिस प्रमुख थे, मैंने उनसे एक दिन अचानक कहा, मेरा कोई परिचय भी, मुझे बहुत शौक नहीं है अधिकारी पदाधिकारी में जाने का, मुझे है नहीं कभी। मैंने कहा सर मुझे तो आपकी ज़रूरत इसलिए है कि मुझे रात में रेस्क्यू करना, और नहीं आज कर पाऊँगी तो लड़कियाँ कल, लड़की एक है पुणे चली जाएगी। तो उन्होंने कहा देख लीजिए फेक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फेक नहीं होगी, लड़की बालिग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ना बालिग, बालिग तो मैं निकालती नहीं कभी भी, बालिग वो निकालती हूँ जो स्वेच्छा से कहे मुझे निकाल दो। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, अपने बंदे दिए, और एक की जगह हम 3 निकाल पाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जैसे आपकी फेक वॉल है, ऐसे ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ, और हमें लड़की ना दिखे, इतना सा कमरा, इसमें मान लो कोई आप कहाँ छुपाएंगे, मैं हर जगह ढूंढ लूँगी, इसमें भी, इसमें नहीं मिल रही लड़की। मैंने कहा आज मुझे जवाब देना भारी हो जाएगा, फेक हो गई तो, और मैं अकेली, बस उनके सिपाही वो मैंने नीचे खड़े कर रखे थे। वो मेरे से कहती रही मालकिन कि मैम आपको किसी ने गलत सूचना दे दी, मेरे यहाँ तो छोटा सा कमरा है, कोई दूसरी जगह भी नहीं है, आपको तो पता ही है, ये 2 लड़कियाँ वो तख्त पे से ना उठे। मैंने कहा कितना गहरी नींद सो रही हो, इतना बवाल कर रखा है यहाँ, इतना सब आफत हो रही है, और फिर भी बोल नहीं रही हो, उठ नहीं रही। उठ नहीं रही हैं। तो मैंने कहा कहीं इनके नीचे कुछ हो। मैंने वो बेड खोला, उसमें भी कुछ नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं उसको बुला लिया, वो सिपाही थे, मैंने उनसे कहा बेटा इसे ड्रेसिंग टेबल को तोड़ दो। थोड़े चौंके, उन्होंने कहा अरे मैडम नुकसान क्यों करती हो। मैंने कहा थोड़ा, बोली, वो चिल्लाने लगी अगर मेरी ड्रेसिंग टेबल तोड़ी मैं नहीं ले लूँगी। मैंने कहा बिल्कुल अभी मंगा के दूँगी, नहीं एकदम, पर तोड़ना है मुझे, तेरे चिल्लाने से मुझे जो है डाउट हो रहा है। तो तोड़ा। देखो 3 लड़कियाँ थी अंदर, 14-15 साल की, पीली पड़ रही थी, सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। जब लेके भागे, मतलब डॉक्टर कह रहा था कि अगर और 15-20 मिनट खत्म हो जाती। खत्म हो जाती। और ऐसे वो कौन जगह से बना शहर रखी से थी? मेरी वो लड़कियां तो नेपाल की थी तीनों, और इस तरह से उसमें बना रखी थी वो जगह। इतने बरसों में भी मैं बहुत सी जगह उनकी नहीं चिन्हित कर पाती हूँ। तो ये जो मालकिन है, जो ये कोठों की या इन जगहों की, तो इन्हें क्यों नहीं पकड़ते पहले? इनकी अच्छा, तो क्या पूरी है? सेटिंग। पैसा जाता है हर जगह, पैसा कहाँ नहीं जाता? मैडम पैसा ही थोड़ी सब कुछ है, इंसानियत भी तो बहुत बड़ी वो चीज़ है। देखिए मर गई है इंसानियत नाम की। मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करती हूँ कि आप बिल्कुल ना कहें कि मैं विश्व गुरु बन रहे हैं। ठेंगा विश्व गुरु बन रहे हैं हम। अब ठेंगा आप बेटियां बचा रहे हैं, किसकी बेटियां बचा रहे हैं? कौन सी हैं वो बेटियां, मुझे भी तो बता दो एक बार। कौन सी बेटी बचाई है आपने? एक लड़की कभी निकाली है किसी ने? एक लड़की को कहीं रेस्क्यू करके उसे पुनर्वास किया है? निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो विराट, बड़ी सीधी बात है, निकालने को तो आपने कल 21 लड़कियां निकाल दी, क्या करोगे? वो आज जमानत होकर आ जाएंगी आज वापस, उन पर कोई अपराध थोड़ी बन रहा है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं?
पुनर्वास की बात करिए ना, एक बेटी वहाँ से निकालेंगे, क्यों बंद नहीं हो सकते? बंद हो जाएंगे जिस दिन आप पुनर्वास करेंगे। और सच्चाई ये है कि मैं इस बात का बहुत जिक्र नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैं कह रही हूँ, 2010 में सोनागाछी में एक कस्टमर ने पीट पीट के मार डाला एक लड़की को। हाँ, जिंदा मार दिया बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसे फाड़ दिया। कस्टमर ने मालकिन को थोड़ा वो ही सीन संजय भंसाली ने उसमें लिए हैं, वो मारता है। वो मालकिन को थोड़ा इमोशंस आए होंगे, भाई मेरी बच्ची इस तरह मार दी, क्या है, मैं क्या इंसान तो वो भी है। उसने अपनी जगह जगह गुहार लगाई, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किसी ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, कोर्ट जाओ, कोर्ट से कराओ, ये तो हत्या तो हुई है ना। अज्ञात में हत्या दर्ज थी, नाम नहीं लिखा, वो बता रही है ये आदमी था। फिर कोर्ट से उसने नामजद वो कराई। खैर उसमें बहुत बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पर क्या किया कि उन्होंने सभी स्टेट्स को एक नोटिस जारी किया, यहाँ से आदेश जारी हुआ कि आप अपने अपने 2 सॉलिसिटर जनरल एक तारीख निश्चित की यहाँ भेज दें। सुप्रीम कोर्ट सब जगह से गए, हर स्टेट से, बड़ी मैराथन बहस हुई और उस पर ये निकल के आया बहस में, हमें भी लगा सुखद परिणाम होंगे क्योंकि हमारे पास भी मैसेज पड़ा था कि 24 ट्रेड तय किए गए, ये सिलाई कढ़ाई और मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, ये सब बना के लड़कों को भी लड़कियों को भी इक्वली। और फिर सिंडिकेट बैंक का एक सिडबी है प्रतिष्ठान जो इस तरह की ट्रेनिंग्स देता है, ITI जितनी भी, IIT नहीं, ITI जितनी भी हैं, और इस तरह के और निजी प्रतिष्ठान जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, इवन NGO भी, कि इनसे सबसे ये ट्रेनिंग इनकी कराइए और तुरंत अवगत कराइए बहुत जल्दी करके। उसकी कॉपी हमारे पास भी कहीं से आई, तो सुखद था थोड़ा मेरे लिए, भाई अब अच्छा रास्ता निकल के आ रहा है। मुझे हमारे यहाँ के एक जगह से फ़ोन आया, बोले जी वो कुछ ट्रेनिंग होनी है, आप कुछ महिलाओं के, आउटडेटेड महिलाओं के नाम नंबर सब दे दो। मैंने 70 महिलाओं के दे दिए। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक दिन फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा तुमने नंबर वो लिए थे उनके 70 महिलाओं के? बोले उनकी तो ट्रेनिंग हो गई। क्या, कब हो गई? अरे इनको आपको पता ही नहीं, 70 महिलाओं की ट्रेनिंग हुई है। मैंने सोचा मुझसे कहीं कुछ गलती हुई क्या, डॉक्यूमेंट्स में हो गई होगी। हाँ, मैं गई, फिर मैंने उन सब की 70 की 70 को बुलाया। मैंने कहा भाई बताना कब ट्रेनिंग ली? बोले कहाँ दीदी, हम तो आपके बिना कहीं जाते नहीं, आप कहेंगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा वहाँ, नहीं। और अब सोचिए जब मेरे शहर से चला गया तो सारे स्टेट्स के शहरों से चला गया होगा जहाँ से रेड लाइट एरिया, तो पुनर्वास हो गया। फिर आप किसकी, जब किताबों से शुरू, मीटिंग हुई, हाँ, चाय पानी हुई, बस नाश्ता हुआ, डिसीजन बना, हाँ, 24 ट्रेड बने, उनमें किताबों में ही ट्रेनिंग हो गई, हाँ, और उसी में बंद हो गई। अब देखिए और पैसे बढ़ गए। मानिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये काम थोड़ी था कि वो घर घर जाके या हर रेड लाइट एरिया में जाके देखें। उन्होंने तो आपको बुला के इतना सख्त दिया, वो अब उनको जो दे देगी, भाई मुख्यमंत्री दे रहा है कि भाई ये है, हो गया। और हमसे तो ओरिजिनल नाम लिए, अगर उनकी कहीं आइडेंटिफिकेशन भी हो तो हाँ है। अब उनकी सुनेगा कौन हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई? उनको झूठा साबित कर देंगे कि कहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, हुई थी ट्रेनिंग, करना नहीं चाहती। पावर भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। पावर भी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे थोड़ी पैसा ही, पावर भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम ना तो सिस्टम में फिट होते, हम तो होते ही नहीं ऐसी जगह पे। जितना हो सकता है उतना अपने मरते दम तक करेंगे, पर लगता नहीं है कि ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अब सड़कों पे बढ़ रहा है। आप देखिए ना, ऑफिसेज में बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, बात नहीं करता था कोई होता ही नहीं था। आप ऑफिस में अब तो एक एक लड़की के, अब मैं क्या बोलूं, आप ऑफिस में क्यों कह रहे हैं? आपके घरों में OTT बेडरूम में क्या परोस रहा है, क्या नहीं दे रहा है आपको, कि आप मिर्जापुर डका, इतना शोर मचाया, कालीन भैया और हो क्या रहा है कि ससुर के साथ सो रही है बहू, पति के साथ सो रही है, सोतेले बेटे के साथ सो रही है, और दो अपना जो प्रेमी है उसका बच्चा पैदा कर रही है, उसका बच्चा पैदा। ये परोस रहे हैं आप हमारे बेडरूम में बैठ के। और कितनी अश्लीलता के साथ वो जो इतना वरिष्ठ कलाकार एक्टिंग कर रहा है कि मुझे थूकने का मन करता है ऐसे आदमी को। मैम जब ये मिर्जापुर सीरियल आया था तो मैंने देखा, मैंने देखने के बाद अपनी वाइफ को पहले शब्द ये बोले, मैंने कहा ये अलाउ कैसे कर दिया? देखिए सेंसर नहीं है OTT पे, ना सेंसर नहीं है। आप फिल्म में कल अभी उदयपुर फाइल्स हमारी पड़ोस के बच्चे ने बनाई हो, उसमें 74 कट दिए हैं सेंसर ने और बर्बाद कर दी पिक्चर उसकी, उसका सब पैसा बर्बाद कर दिया।
और OTT पे सेंसर नहीं, वहाँ तो खुलेआम गाली हैं, कोई इतनी गाली हैं, कालीन भैया कितनी गाली उसमें मिर्ज़ापुर में, क्या आदमी। फिर आश्रम, मैं कहती हूँ प्रकाश जैसा झा जैसा संवेदनशील निर्माता निर्देशक, और उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। लाना चाहिए था राम रहीम की असलियत को सामने, लेकिन क्या अश्लीलता परोस के आपने बस OTT के लिए बनाई, इसलिए कुछ भी करोगे, कुछ भी करते हैं, कोई रुकावट नहीं है कि आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आपका सेक्सुअल रिलेशंस कैसा है, क्या चीज़, तो ये मुझे समझ नहीं कंटेंट आया। बिकना चाहिए बस। कंटेंट बिकना चाहिए। फिर वेश्यावृत्ति वो लोग कर रहे हैं कि वो महिलाएं कर रही हैं, वो तो मजबूरी की मारी हैं, उनको तो आप जैसा रख रहे हो, वो तो उस हाल में है कि उनकी बात करने में मेरा मुझे मैम कितनी लड़कियां रेस्क्यू की होंगी आपने इतने सालों में? 562 लड़कियां निकाली। आपके पास रिकॉर्ड है सब? हाँ, सबका रिकॉर्ड, बिना रिकॉर्ड में कोई बात नहीं करती। लेकिन 562 इसलिए हुई है कि ये जो लास्ट वाली निकाली है, लास्ट इसको वाली मिला के मैं निकाली। मानती हूँ कि जो गई है और बिना कुछ प्रयास किए निकली, एक छोटे से प्रयास से निकल सकती है, या मैं एक बिल्कुल अकेले दम पे वहाँ से निकाल सकती हूँ, तो आप नहीं निकाल सकते। तो मैम मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वो लड़की आपको संपर्क कैसे करती है और किस तरीके से आप ये नहीं, वो पूरा नहीं करती हमें, वो क्यों करेंगी, तो हम ही उनके सिर पे बैठे रहते हैं। मैं तो 10 to 5 की तरह से 32 साल जॉब की है, एक तरह से ये मान लीजिए अब कि मुझे जाना ही है हर रोज़। विदाउट पे? हाँ, मुझसे और किस बात पे, मैं तो हर और रोज़ जाना। बल्कि आपके ऊपर लांछन और हर केस और हो गए होंगे केस हुए बहुत, और एक्सीडेंट में तो बिल्कुल मार दिए थे, ये तो दूसरा जन्म है। आपको? हाँ, वो तो बिल्कुल मार दिया था हमें, हमारे ऊपर वो पूरा कैसे? दूध का टैंकर चढ़ा दिया था हमारे ऊपर। हमारी बेटी की शादी नज़दीक थी, तो हम कार्ड बांटने जा रहे थे, किसी को सटीक खबर थी आज हम कहाँ जाएंगे, तो एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट थी। घर कोई घर का ही था, ना घर का नहीं, वहीं से कोई मतलब था। आसपास का ही होगा। हाँ, तो ये सटीक खबर थी कि आज वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं जनरली शादी का माहौल था, तो ऑफिस में जितना बैठ रही थी वो सबसे चर्चा, तुम वहाँ बांट के आओ, तुम वहाँ चले जाओ, मैं यहाँ चली जाऊँगी। वहाँ मैंने जाने का, अपनी बड़ी बेटी के यहाँ जाने का तय था उस दिन, क्योंकि हमारे यहाँ पहला कार्ड बेटियों को ही जाता है ससुराल में। वो हम जो गाड़ी में हमारे साथ थे, वो मुझे कहने लगे कि ये कोई पीछा कर रहा है। मैंने कहा आपको लग रहा है ऐसा, ऐसा नहीं है। और ना उन्होंने किसी को फ़ोन करके कहीं एक कॉर्नर में जाके गाड़ी बदली, 3 गाड़ी बदली हमने वहाँ तक 10 किलोमीटर के सफ़र में। और जैसे ही हम सड़क उतर कर यूँ क्रॉस करके और ऐसे जाना था उस रास्ते पे, तभी मुझे लगा कि बहुत तेज़ टैंकर हमारी तरफ आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि बहुत तेज़ वो दूध का टैंकर आ रहा है, उससे कैसे बचाएंगे। उन्हें लग रहा था कि शायद नहीं बचा पाएंगे, और जबकि इतने अच्छे ड्राइवर हैं वो, ज़िंदगी उनकी ऐसे ही कट गई, पुलिस में हैं, और उन्होंने मुझे ऐसे सिर से पकड़ के नीचे करा, लेकिन खुद को नहीं वो ज़्यादा बचा पाए। तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा हाल है उनका। आज भी? उन्होंने VRS लिया। हाँ, वो अभी भी मतलब चलते फिरते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, सब चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छे हालात में नहीं है। इतने लंबे चौड़े आदमी, और ऐसे मैं उनकी फैमिली के सामने भी शर्मिंदा हूँ, ये भी मेरे काम से जा रहे थे। मेरा फैमिली टर्म्स क्या, मतलब रिश्तेदारी है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की होगी, कोई नहीं एक्शन? किया है, हमने कुछ नहीं किया। तो उसी का ही मैं बता रही हूँ। फिर मुझे जब होश आया 2-3 दिन बाद, तो मुझे बैठे थे हमारे वॉलंटियर्स, उन्होंने कहा वो आया था, किसी का नाम लिया। तो मैंने कहा क्या कह रहा था, मैं कहा एक बार बात करनी है। अब मैं छोड़ो, फिर मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। तो हम बेसिकली, मैं देहात से ही हूँ, तो हम लोगों में आज भी मतलब पुराने घर है हमारे, तो मर्दाना जनाना बिल्कुल अलग है। बैठक में मैंने अपना डलवा दिया था कि घर में, और लोग भी सब आए हुए थे, तो मैंने कहा परेशानी होती है। वो आ गया, और बाहर जो लॉबी सी थी हमारी, उसमें बैठा था सोफे में। किसी ने मुझे कहा कि वो बैठा है बाहर, एक बार मिलने को कह रहा है। अरे मैंने कहा बाहर क्यों बिठाओ, मिला दो ऐसे आदमी को। सबको हमें अंदेशा था कि उसी ने कराया। आ गया वो, आके पैरों में गिर के बहुत रोया। फिर मैंने कहा रो क्यों रहा है भाई, मैं तो हिल नहीं सकती ज़्यादा, सब जगह इतना रॉड, ये भी देखो रॉड है, ये पूरे हाथ में भी, पैरों में रॉड हैं दोनों, इस वाले घुटने में शिकंजा है पूरा एक लोहे का। तो मैंने कहा बता, तो उसने कहा गलती हो गई मुझसे। ठीक है, हो गई, मैं तो जिंदा हूँ, पर तेरी गलती का नतीजा तो बेकार हो गया, मर जाती तो शायद ठीक है। बोले ऐसे मत बोलो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बस इसको अब इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। कि तू कर ले अपने मन में, मैं क्या कर सकती हूँ, उसे बता। तो उसने काला धागा निकाला और कहा ये बांध दो। मैंने कहा तुम इसका अर्थ नहीं जानते भैया। नहीं जानता हूँ मैं भले ही, वो दूसरी कम्युनिटी से थे, तो बोले मैं भले ही वो हूँ, तो आप ही बांध दो मुझे बस। मैंने बांध दिया, और उसके जीते जी बांधा, जब तक
वो रहा तब तक मैं हर रक्षाबंधन पर उसको बांधती रही, वो आता रहा और उसने मुझसे 30 लड़कियाँ निकलवाई उसके बाद, जो कि वो कुख्यात वहाँ का सबसे ज़्यादा, जिसके लिए मारना काटना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों बदला मुझे नहीं पता, वो इसीलिए शायद कि मैंने कभी किसी पे मुकदमा नहीं लिखाया, कभी भी, इक्का दुक्का को छोड़ के, कि जहाँ मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे करना ही है, नहीं तो मैंने किसी पे नहीं कराया कभी। मैम ये जो लड़कियां हैं किस एज तक रहती हैं? 25 से 30 बस। उसके बाद? या तो ट्रैफिकर बन जाए या उनके दया धर्म पे जी जाए, कि कोई कस्टमर आए वो वहाँ 250 दे रहा, 5 रुपये मुझे भी दे दो, 5 रुपये? ताकि एक टाइम रोटी खा सकूं। और घिसट घिसट के कट जाती है ज़िंदगी। उनके बर्तन मांज देंगे, झाड़ू पोछा लगा देंगी, कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती। और जो ट्रैफिकर बन जाए वो पैसा कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर से फंसा के लाएंगी, अपने एरिया से फंसा के लाएंगी और उसको फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए, लोग कहते हैं कि ये मर्द मानसिकता का व्यापार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मर्द मानसिकता तो हर आदमी फिर करेगा यही काम, लड़कियां फंसा के लाएगा। फिर वो मर्द कौन है जिनके पास बचाने का ठेका है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, वो मर्द कौन है? वो मर्द नहीं है, वो भी तो बचाएं फिर इन्हें, नारे लग रहे हैं। नारे लग रहे हैं। और अभी एक हैरानी की बात है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं, नया एक चला है, माई बॉडी माई चॉइस। माई बॉडी माई चॉइस। शर्म से मर जाने को जी चाहता है कि ये किस दुनिया में है हम। क्योंकि देखिए, पता नहीं आप लोग सोचते हैं, मैं नहीं, मैं लेकिन ये सोचती हूँ कि मैं हर लड़की, या तो मेरा नज़रिया ऐसा है, मुझे फिर लगता है कि क्या ये लड़की भी ऐसा कह रही होगी। मैंने जैसे उसी सिगरेट शराब पीते देखा, बुरी बात नहीं है, उसकी अपनी आज़ादी है वो सिगरेट शराब पीना या किसी भी तरह की ड्रेस पहनना, लेकिन माई बॉडी माई चॉइस, ये मुझे नहीं समझ में आया। बॉडी तो बची नहीं ना फिर। बची नहीं ना फिर, तो बॉडी नहीं है, वो तो इस्तेमाल करने का इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट हो गया। वही जो हम जिगोलों की बात कर रहे थे, वो जी। उनकी तो वो 25-30 तक आते आते तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता उनके पास। और वो इससे भी बड़े एक शिकंजे में कसे हुए हैं। वो कैसे? वो जब किसी घर में जाते हैं, वो उस घर में जाते हैं जहाँ पे बहुत पैसा है और पति पत्नी बहुत दूरी है, कि वो कहीं बिजनेस में अपने पैसे में पूछता ही नहीं है। बीवी भी बेडौल थकी हारी ऐसी हो गई, 50-55 की उम्र हो गई, कोई उनके बीच रिलेशन नहीं है इस तरह के। ऐसे वो जिगोलो काम करते हैं। मैंने एक जिगोलो जो मेरे पास आया और उसने मुझे ये कहा, मुझे पहली बार जब उसने कहा कि मुझे बस बचना है कैसे भी, बच जाओ, जैसे उसमें घुस गए तैसे बाहर निकल के आ जाओ। नहीं हो सकता, उसमें घुसना आसान, निकलना नहीं। देखिए, मुझे हैरानी हुई कि मैं केवल रेड लाइट एरिया को फोकस करे बैठी हूँ, कि वहाँ घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। घुस तो सीढ़ियाँ कोई भी चढ़ जाएगा और उतर नहीं सकता कभी जीवन में। मैंने कहा कैसे? बोले वो शुरू में तो सब ठीक, भाई अच्छा पैसा मिलता है, और फिर वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स को बुला के कहती हैं कि भाई चल इसके साथ भी, ये भी तुझे देगी। हमने एक रात में 4-4 औरतों के साथ किया है और अच्छा पैसा कमाया है। रात भर में 1.5 2 लाख रुपए हमने कमाए हैं। लेकिन अभी हमारी हालत ये है कि हम ना किसी भी काबिल नहीं, हम तो शादी के काबिल भी नहीं है। मुझे बचा लो किसी तरह। ये औरतें छोड़ नहीं रही हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर रही हैं कि नहीं तो हम बताएंगे अपने पति को कि तूने हमारे साथ ज़बरदस्ती की। पहले तो मुझे साथ में भी इतना गुस्सा आया, उस लड़के, बच्चा खासा लड़का था। मैंने पूछा शर्म नहीं आती तुम्हें? कभी लगा नहीं कि ये मेरी माँ है? कभी लगा नहीं कि वो दादी की उम्र की है तुम्हारी, जिनके साथ तुम जा रहे हो? गर्दन झुका ली। मैंने कहा अब क्या बचा? क्या करोगे? क्या शादी करके करोगे? रहो इसी में। उनकी तो रिकॉर्डिंग हो गई होगी सब। पता नहीं, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी नहीं करेंगी, क्योंकि उनको खतरा ज़्यादा है, तुमको क्या खतरा? तुम्हारी ज़्यादा एक सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, उनकी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी फैमिली का स्टेटस, वो पैसे वाली महिलाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैम और हमारे किस मानसिकता की आप बात करते हैं? ये ख़त्म करने की बात करते हैं। लोग मैसेज करते हैं मुझे कि मैडम मुझे कॉल बॉय बनना है, कैसे बनूँ? लोग पूछते हैं कि मुझे जिगोलो बनना है, कैसे बनूँ? ये इंस्टा पे पूछते हैं। ये भी अडॉप्ट करने वाले लोग हैं ऐसे, कि जो इसमें से पूरे पॉडकास्ट में से ये चीज़ निकालते हैं। वो हैं वो नरपिशाच, जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, जिनको हम जान नहीं पा रहे। और सोशल मीडिया ने उनकी संख्या में इजाफा ही किया है, कोई कमोतरी नहीं की है कि कम हो गए ऐसे लोग। इनको कोई शर्म लिहाज किसी चीज़ की रहती नहीं है। तो पहले कहते थे नज़रों की भी शर्म है, चलिए हमारा ज़माना और था, वो ठीक है।
मगर क्या ज़माना और इंसान में फ़र्क हो गया? इंसान तो वही है ना, अब भी पैदा हो रहे हैं, अब भी बड़े हो रहे हैं, अब भी जीवन पूरा कर रहे हैं। सिर्फ मर्यादाओं का और कुछ चीज़ों का ही तो फ़र्क है। और फिर हम अगर ये बात करें ना कि ये बाज़ार कैसे बंद होंगे, नहीं, जब तक हम अपने आप में अपनी सारी संस्कृति, सभ्यता सबको वापस, जिसका लोग नाम लेते थे, विश्व गुरु हम उसमें थे कि वो विदेश के लोग आके हमारे यहाँ साड़ी पहने, वहाँ जाके वो पूरा इस्कॉन अगर है वो पूरा का पूरा विदेशियों से भरा पड़ा है। पूरा वृंदावन में आप जाइए तो एक से एक नाचती गाती हरि भजन करती हुई दिखती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सब भजन करो, मैं भी नास्तिक हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति को तो बचा के रखो, बिल्कुल ठीक है। सभ्यता को तो बचा के रखो। आपने तो वो खो दी, फिर काहे के विश्वगुरु, काहे का डंका पीटते फिर रहे हो कि हम तो विश्वगुरु बन गए जी, ठेंगा बन गए, कुछ विश्वगुरु नहीं आप, और ना आपकी कोई बेटी बच रही है। फिर वो किसकी बेटियां जो उन रेड लाइट एरियाज में, वो कौन सी बेटियां जो पोल पे खड़ी हैं एक पैर ऊपर करके और मोबाइल को ऐसे कर करके देख रही हैं, एक नज़र यूँ करती हैं, फिर कोई आके रुकता है ऐसे करता है, वो उसके पास जाती हैं, अगर बात बन गई तो बैठ गई गाड़ी में, नहीं तो ऐसे करके वापस आ गई। कौन है वो किसकी बेटियां हैं फिर? वो नहीं है सरकार की बेटियां। सरकार के तो एजेंडा में ही नहीं है ये, कहीं से कहीं तक भी। चुनाव होंगे, कहीं मुझे एक किसी का एजेंडा आप भेजना, मैं सबको चैलेंज करती हूँ कि अरे हमारे यहाँ से भी एक विधायक में खड़ा हो रहा है, इसने तो अपने एजेंडा में लिखा है। फिर किसको बचा रहे हैं? वो बेटियां कहीं और से आई क्या, या फिर आपकी सहमति से आ रही हैं वो बेटियां, सरकार की सहमति से आ रही हैं कि तुम्हें बचाएंगे नहीं हम, तुम आओ? मैम जरूरी है। बेसिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही, फिर ये तो फिर सेकेंडरी ज़रूरतें हो गई। सेकेंडरी है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं फिर? मैं नहीं मानती, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि ये सारा झूठ, इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। और हम बेटी बचा रहे हैं, बेटियों को सम्मान दे रहे हैं। मैं नहीं मानती। मैम एक क्वेश्चन है मेरे को आपसे पूछना है, क्योंकि जब मैं भी इस बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला पहली बार, आजकल वाइफ स्वैपिंग और गर्लफ्रेंड स्वैपिंग बहुत तबीयत से हो रहा है। देखिए, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग की बात इसलिए मेरे गले कम उतरती है कि वो चाहे तो इनकार कर सकती है, ना है ना, लेकिन वाइफ के पास इनकार करने का, आप कितने भी हाई फाई हो जाओ, कितना आपके पास पैसा हो, आप आज़ादी का ढिंढोरा पीटते रहो, बहुत बड़े आप अपने आप को मॉडर्न कहते रहो, वाइफ की स्थिति वही की वही है जो थी बरसों बरस पहले और आज भी। एक रात एक वाइफ कहीं गुजार के आ जाए तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, 100 गालियाँ और ज़िंदगी भर ताना दोगे, एक्सेप्ट भी करोगे समाज के लिए, अरे तू तो वहाँ चली गई थी, है ना। और वाइफ स्वैपिंग आप खुद करा रहे हैं कि गाड़ी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था जब एक महिला मेरे पास आई और एक अपने ही शहर में तैनात बड़े अधिकारी की पत्नी थी, और जब उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैडम अकेले में कुछ बात करनी है क्या? बोले हाँ, मैं सबको बाहर भेज गए, उनको बताओ। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको चक्कर में फंसी हुई हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे नहीं आया समझ में, सच कह रही हूँ मैं, मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे फिर हंसी भी आई। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैडम ये क्या है। तो बोले आप मेरी क्या मदद करेंगी? अरे मैंने कहा मुझे बताओगी तभी तो करूँगी, बताओ तो बात कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा बस मेरे और आपके बीच में। तो उसने कहा कि ये होता है हमारे यहाँ, और सब बड़े अधिकारियों की शहर में हैं, उनकी हैं, जुडिशरी में जुड़े हुए लोग हैं। और कैसे होता है कि वो एक ट्रे में सबकी गाड़ी की चाबियाँ डाली जाती हैं और फिर लाइट ऑफ की जाती हैं, उसके बाद में जिसकी चाबी उसकी बीवी उसके साथ जाएगी। और मैंने कहा कैसे आप नज़रें मिलाते? बोले मैं नहीं मिला पा रही हूँ, मैं अपने पति की शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरा मन करता मैं इसकी हत्या कर दूँ, इसे जान से मार दूँ, और ये हर शनिवार को मुझे मजबूर करता है। तो उनके छोड़ दो, तलाक ले लो। बोले नहीं लेने देगा वो मेरा पूरा घर बर्बाद कर देगा, मेरा मायका, मेरे भाई, मेरा परिवार, सबको बर्बाद कर देगा, वो नहीं करने देगा। इनका फिर क्या रास्ता है? मरना है मेरे पास कि मैं मर जाऊँ। मैंने कहा और या इस सिस्टम में शामिल हो जाऊँ? पर हाँ वो तो है ही, वो तो मैं शामिल हुई, वो तो मैं चाह के भी नहीं मना कर सकती। मुझे हर शनिवार को अच्छे से अच्छी ड्रेस पहननी है, खूब मेकअप करके और हंसते हुए, ज़रूरी बात ये कि मुस्कुराते हुए जाना, और सबसे हाय हेलो करनी है। मैं उस आदमी से नज़र नहीं मिलाती जिस आदमी के साथ उस रात होती हूँ, और आके उतनी नफ़रत मुझे अपने पति से होती है, और मैं हार गई, मैंने कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। और वो कितने मर्दों के साथ गई होगी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता, कुछ भी। और पढ़े लिखे इंसान की बात बता रहे हो आप? ये हाँ, जो एजुकेटेड है? मैं एजुकेटेड नहीं, और हाईली मतलब बहुत ऊंची सोसाइटी की बात कर रही हूँ।
इसकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो भाई हम तो सिंपल मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उसमें मैं बहुत दिन तक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, क्या ये मुझे नहीं लग रहा। मैंने कहा मैडम आप क्या कह रही हो? मैंने भी जब ये पढ़ा था हम्म, तो मैंने कहा था आपसे पूछूंगा ज़रूर, हाँ क्योंकि मैं तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। नहीं फिर होगा ये, और जब मेरे जैसे शहर छोटे शहर में होगा तो आप सोचिए बड़े शहरों में क्या नहीं हो रहा होगा। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप मतलब उनको ठीक से एंटरटेन नहीं कर रही, मतलब आप उनको समय नहीं दे रही, क्या बात? बोले सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन बस ये नएपन उनके की बच्चे चाहत है। हैं? हाँ बच्चे। किससे, उसी से या किसी और? नहीं नहीं वो तो सबके अपने अपने बच्चे हैं, वो तो सब लेकिन उसके बहुत बाद 420। हाँ उसके बाद ये सब तो मृतराजा में कोई 2 दिन के बच्चे थोड़ी हैं कि कल परसों शादियाँ हुई हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। उसमें व्यापारी वर्ग भी है, और कैसे वो मुँह दिखाते होंगे एक दूसरे को। नहीं इससे बड़ी कोई और वेश्यावृत्ति नहीं है जो स्वेच्छा से करा रहे हैं आप, जो करना भी नहीं चाह रही और करा रहे हैं। कह रही थी कि मैं मुंह नहीं देख रही हूँ उस आदमी का, वो आता है तो मैं उसकी पेशाब से पहचान जाती हूँ कि ये आ रहा है, तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाती हूँ। वो कितना भी कहता रहे, मैं उसके कमरे में सोती नहीं हूँ। सोचिए, और ये केवल मैंने उनसे पूछा क्या और, बोले सबकी कमोबेश ये स्थिति है। भाई हम शादी करके आए हैं, अच्छे घरों से आए हैं, हम अपने मायके को क्या जवाब दें? मैंने कहा तुमने कभी बात की अपने परिवार में? बोले किस मुँह से? वो तीनों बहुत देवता आदमी समझती, कितना अच्छा आदमी, कितना सुखी रखता है हमारी बेटी को, उन्हें क्या पता बेटी क्या झेल रही है। मैंने पूछा भी मैं बात करूं, तो उनका नहीं, मैं अपने माँ बाप को ये दुख नहीं दे सकती इस उम्र में कि वो जीते जी मर जाएं, तो ऑब्वियसली मैम, ये तो बिल्कुल कि वो सही मर कह रही जाएं कि हैं। हमारी बेटी क्या झेल रही है, कि मुझे ले जाएंगे और मेरे बच्चे सफ़र करेंगे फिर, बस कि उन्हें भी क्या तो सब पता मानसिकता, चलेगा। ये तो आप नरपिशाच से भी नरपिशाच बढ़कर से भी हैं। बढ़ के हैं, ये वो लोग हैं। फिर आप जिस फिर कौन जिस करेगा? लड़की को आप शादी करके लाए, उसको आपने अपने साथ रखा और आप हाँ उसको किसी को परोस रहे हैं। परोस रहे हैं आप, फिर क्या है? फिर उनमें और तुम्हें इनमें क्या फ़र्क? वो तो मजबूरी की मारी, और ये भी आपने मजबूरी की मारी कर दी। ये इससे तो अच्छा तो आप वो रेप कर स्वतंत्र है, नहीं रहे, करवा और रहे करवा हो, रहे और हो, आप मजे भी ले रहे हो। मज़े भी ले रहे हो आप। तो आप तो उनकी बात करें, फिर तो बस स्वतंत्र वो लड़कियां हैं जो पोल पे खड़ी हैं, तो वो तो बस स्वेच्छा से कर रही हैं, स्वेच्छा से कर रही हैं। बाकी तो रेड लाइट एरिया में और इन महिलाओं में कोई फ़र्क नहीं कोई है। फर्क नहीं। तो इसीलिए मुझे तो इस नारे से भी सख्त नफरत है। सख्त मैं तो एतराज़ करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है ये, बहुत। मैं एक अदम गौडवी साहब की एक मुझे लाइन हमेशा याद रहती है कि महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे, कि तेरे माथे, और बरसों बरस पहले गौडवी साहब कब मर गए, कि तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है, लेकिन इसे तू परचम बना लेती तो अच्छा था। मैं तो इन औरतों को भी कहती हूँ कि क्या पैसा इतनी बड़ी चीज़ है? आप तो मतलब आज़ादी की वो दुर्गा भाभी जैसी महिलाएं, वो राजा राम मोहन जैसे पुरुष कहाँ चले गए? इस हिंदुस्तान के थे ना, जिनको सही देख बात। के शायद मुझे ये प्रेरणा मिलती रही कि उस ज़माने में आप समझते आसान होगा मेरे लिए उस शहर में काम करना जहाँ हर आदमी एक दूसरे को फेस से पहचानता था, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका, छोटा सा कस्बाई मानसिकता का शहर। छोटे शहर में तो आप पूछ लो आपके इनका नाम क्या है, क्या और है? फिर वो आपसे पूछते हैं क्या काम करते क्या हैं, काम कर, फिर वो कहते हैं उस गली में उसी उस वहाँ उस जा जगह लेना, पे, वहाँ पर वहाँ मिलेंगे। पे मिल जाएंगे। शहर, तो वो शहर कह रहा हूँ, गांव में तो ऐसे ही पूछा जाता ऐसे ही है। पूछा जाता है, तो कैसे मतलब मैं अपने आप को वो करके किया होगा कि आज नहीं बच्चियाँ कर सकती हैं, आज तो आपको आज़ादी है ज़्यादा, हमें तो इतनी आज़ादी भी नहीं थी। वो आज़ादी हमने अपने व्यवहार से मांगी। मैं 7 साल, मेरे भाइयों का मुझसे कोई संबंध नहीं रहा, माँ बाप नहीं रहे थे, मेरा कोई संबंध नहीं रहा, उनका यही काम मिला था। मैंने कहा कह दो हमारी बहन नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय कौन भाई दूर रहते हैं, तो बहुत समय 7 साल रहते, और मैं मुझे अगर मिलते भी तो मैं ऐसे, वो लाख कोशिश करते तो मैं मुँह फेर लेती। छोटे शहर में अक्सर मिलना होता था, और फिर शादियों में भी हाँ, मैं कहीं भी किसी के में गए, कॉमन सब फ्रेंड्स से, मैं नहीं बोलती थी। जब कह दोगे कि हाँ तो कुछ गलत नहीं कर रही, तब जब मैम एक्चुअली हमने ना एक पॉडकास्ट किया था अभी थोड़े टाइम पहले, सेक्स के ऊपर। उसमें क्योंकि उसमें जो हमारी गेस्ट आई थी उन्होंने हमें बताया कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत सोर्सेज से मिली है, क्योंकि हमारे माँ बाप
या हमने कभी किसी से बात नहीं करी। अगर आज की डेट में हम कहते हैं कि हम बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ करते हैं, या और भी इस तरीके की कि हम पूरे महिला के लिए समर्पित हैं, अगर महिला कोई कंप्लेंट कर दे तो उसको बड़ी संगीनता से लिया जाता है, तो ये जो पॉर्न साइट चल रही हैं बंद नहीं हो सकती। जब टिकटॉक बंद हो सकता है तो ये बंद नहीं हो सकती। अभी की और है कुछ, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, कुछ की हैं अभी 25 साइट्स बंद हुई हैं, और जिनमें थोड़ा स्वागत योग्य ये है कि उन्होंने अल्ट बालाजी को बैन किया है और ना? वाले और ये जो शुरू किया है ये सब एकता कपूर जैसी औरत ने किया। उस ज़माने में जब घर घर टीवी भी नहीं था ढंग से, तब उसने कसौटी ज़िंदगी की परोस दी कि अगर उससे नहीं निभ रही है तो दूसरे से शादी कर ली, फिर दूसरे से नहीं निभी, फिर पहले वाले का आ गई। एक रात कहीं चली जाए महिला, उसको तो 100 सवाल पूछ लेते हैं, इतने मॉडर्न बन के भी, और वो 4 शादियां दिखा रही है। तभी अगर ये सब चीज़ पे बैन लगता। ये तो आई थिंक माननीय कोर्ट ने भी कहा हाँ था हाँ कि बंद एकता कपूर के बारे में। एकता कपूर के बारे में। और निहायत घटिया, मतलब क्या आप परोस रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी जो मतलब OTT में कह रही हूँ मैं, एक वो देख रही थी सीरीज़, मैं अक्सर देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ, शी करके, और वो शी मुझे अट्रैक्ट किया तो मैंने इसलिए उस सीरीज़ को देखना शुरू किया। हालांकि उसमें इतना, मैं उस कलाकार को बहुत पसंद करती हूँ, किशोर है साउथ का, उसकी एक्टिंग और सारा गंभीर सा उसका मुझे अच्छा नेटफ्लिक्स लगता है। पे शी शायद, हाँ शायद। और उसमें वो लड़की भी जो आश्रम में भी थी, वो जो मुख्य हाँ जी कलाकार थी, मैं वो नाम नहीं लड़की, वो जानती लड़की। उसका। कितना आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि मतलब आपको एक अपराधी तक पहुंचने के लिए उसको आपने उस पर खड़ा कर दिया, पोल पे, उसको एक बाजार में खड़ा कर दिया कि वो ग्राहकों को आकर्षित करेगी, और वहाँ ये कपड़े पहन, ये क्या दिखा रहे हैं आप? बाजारों औरत बना दिया और पुलिस वाली हो, पुलिस वाली वो। आप क्या कर रहे हैं? इमोशंस उसके भी हैं, वो कैसे उसके साथ इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़, मतलब मैं सोच रही थी एंड कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो एंड भी निहायत ही घटिया। आप क्या, और इस पर आप कोई सेंसर नहीं कर रहे। और आप एक बात बताइए, ये इसका मतलब पूरे सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है? कोई डिमांड उठाता है? कोई कहता है कहीं से, कोई NGO कहता है कि भाई ये क्या है, इस पर सेंसर करो, कुछ तो करो। मैम वो एक वेब सीरीज है ना, आपने देखी होगी, CA टॉपर। CA टॉपर, वो जी को उसको अभी नहीं पैसे आई नहीं है, मिल रहे, बैंक बंद हो गया, अभी तो नहीं वो है, यही है। ये तो है, अभी नहीं आई है रंगीन। आप एक पे मत रुक जाइए, ये तो इनको एक मिला चाहिए सब्जेक्ट, फिर उस पर आते हैं। अभी रंगीन देखिए आप, अभी पिछले महीने रिलीज हुई है। मतलब उसकी बीवी का कहीं अफेयर चल गया तो वो जिगोलो बन गया कि तुम एक के साथ रहती हो, मैं तो 10 औरतें हैं। कंपटीशन चल गया, ये लग रहा है कंपटीशन चल रहा है, ये कि अगर फैमिली तुम है। एक के साथ कर सकते हो तो मैं 20 के साथ करके तो दिखाता हूँ। बताइए वो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे दिशा देंगे? इसलिए नहीं हो सकता ये कभी बंद। जो खुद इसमें रहे वो कैसे अपने बच्चों को दिशा देंगे? हम तो भैया उस ज़माने के हैं, हमको तो इतना पता है कि अगर, मतलब मुझे थोड़ा मुझे शौक़ है पहले से कि मैं बिंदी विंदी लगाने का, अब उनके बाद तो मैं नहीं लगाती हूँ। फिर भी मेरा बेटा जब आता था, वो IIT कानपुर में था, तो उन दिनों मैं इतने दिन बिंदी नहीं लगाती थी। हमारी सास भी मैं कहती, ये क्या, पता नहीं, मैंने कहा इसके सामने मुझे अभी अजीब सा लगता है कुछ, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। तो अभी तो चलिए वो बहुत पुरानी बातें हैं ये, मगर क्या ऐसा है कि आपको अपने बच्चों के सामने शर्म नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं? फिर बच्चा आपसे क्यों करेगा? वो तो आप ही को फॉलो कर रहा है ना, वो कैसे करेगा? वो एक्शन देख के ही तो रिएक्शन होगा उसका, वही वो करेगा सही जो आप कर रहे हैं। तो ये कभी बंद नहीं होने, कभी नहीं होने हैं। ना सरकार की मंशा ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाएंगे, एक बड़ा राजस्व बंद हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धन देने वाला व्यापार है, जिसमें कुछ नहीं लगता, केवल एक बच्चे की जिंदगी दाव पे लगती है। इतने लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? मर भी गए, 100-200 औरतें मर भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? 100-200 औरतें के इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्चें डाल भी दी गई और वो तड़प तड़प के मर गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? वह चाहे पॉजिटिव होकर मर गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपके घर की बहन बेटी तो नहीं ना वो, पर वो किसी इस भारत की बेटी तो है। फिर आप कौन से विश्वगुरु हैं? मुझे नहीं आ रहा समझ। मतलब मुझे वो जितने भी अंधभक्त हैं, मुझे उनका भी समझ में नहीं आ रहा कि कहीं तो विरोध करो, कभी तो इन बेटियों की भी बात करो, कोई तो आए। राजा राम मोहन राय भी अकेले थे ना, जिन्होंने सती प्रथा जैसी प्रथा को बंद कर दिया कि जिसमें औरत को भांग खिला के और जिंदा सती कर दिया जाता था। विधवा हुआ को उस जमाने में करा, पता नहीं कब कौन जमाना क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, उसको बैन कराया। कोई भी नहीं है ऐसा दुनिया में कि जो एक खड़ा हो कि मैं ये हूँ।
कोई नहीं खड़ा हो रहा। और सच में मुझे ऐसे में मैं कहती हूँ, आपने सुना होगा पीयूष मिश्रा को, मैं थोड़ी कम्युनिस्ट हूँ, जी जी। कि वो जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अगर अब भी नहीं बचाई तो सच में बेटियों का तो नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। अभी तो ऐसे ही सब एक बच्चा करने लगे हैं कि एक ही हो जाए, लड़की हो जाए, लड़का हो जाए। आप उस जगह पे खड़े हैं, आप ये आखिरी पीढ़ी होंगे आप लोग कि जो संस्कार सभ्यता की कुछ दुहाई देंगे, वरना इससे अगली पीढ़ी आएगी उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। वो शब्दावली में पढ़ेगा, इतिहास में पढ़ेगा, कोई संस्कार नहीं। आप अमेरिका, कनाडा इनकी तरह सड़कों पे घूमते हुए बच्चे घूमेंगे, फ्री सेक्स होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आप अभी कौन गौर सा? करना। अभी मुझे एक लड़की रास्ते में फ़ोन कर रही है और कह रही है मुझे 3 दिन हो गए, मैं डिप्रेशन में हूँ। वो मेरे साथ जुड़ने की बात कर रही थी। हमने कहा पहले कुछ पॉडकास्ट देखो, इतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बात करूँ, तो तुम कर लो उस पे। अब वो कह रही है मैं इतना डिप्रेशन में चली गई हूँ कि मैं मर जाऊँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। भैया मैंने कहा मेरे जान को होगी क्या आत्महत्या करके? ऐसा मत करो, मैं 17 को आ रही हूँ गुड़गाँव, तुमसे मिलूँगी। फिर मैं उसको कहा कि जो भी है, बोली मैंने ये सब नहीं देखा था। अब मैं उस छोटी बच्ची को भी देख रही हूँ जो मेरे पड़ोस में भीख माँगने आती है रोज़ अपनी माँ के साथ। मुझे उससे भी डर लग रहा है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना हो जाए। अब मैं वो पोल्स पे मेरे हस्बैंड ही खुद दिखा के लाए कि तुम्हें लगता है ये झूठ कह रही हैं? देखो सारा ये पोल पे लड़कियाँ, सिकंदरपुर में दिखा के लाए, दिल्ली में दिखा के लाए मुझे कि यहाँ खड़ी हैं ये लड़कियाँ। तो मुझे उस दुनिया का एक अलग पक्ष दिख रहा है और मैं क्या करूँ उसके लिए? लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो विदेश में हमारे बसे हुए हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो बराबर मुझसे बात करें। लेकिन अगर मैं इंडियंस को कहूँ तो वो पूछते हैं कि जिगोलो कैसे बना जाएगा, कोई लिंक भेज दो। वो ये बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो है कहीं सुधार? कोई सुधरेगा? और सरकार तो अभी तक, सरकार का तो कोई बंदा, किसी से किसी ने कहा, मेरी किसी फ्रेंड से, कह रहे अतुल जी को कहो कुछ कम हाथ रख लें। बिल्कुल सरेआम खुलेआम गालियाँ दे रही है। मैंने कहा भाई गाली तो मैं केवल ऊपर जाके देती हूँ, यहाँ मैंने कभी नहीं दी। पर कब लगा तुम्हें ऐसा कि मैंने गाली दी? बोले तो अतुल जी समझो ना, आप इतना मत कहो, सरकार को क्यों घसीट रही हो? और इस सरकार सब चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, सरकार को ना घसीटूँ? किसको? फिर कौन है जिम्मेदार इनके लिए? मेरे पास कौन सी ताकत है कि मैं उन बच्चियों को पुनर्वास कर सकूं? पुनर्वास तो सरकार ही कर पाएगी ना। जब आप लखपति दीदियां बना रहे हैं तो उनमें से भी एक बना लो। मैंने हर कोशिश की है, विराट हर कोशिश। मैंने उनके स्वयं सहायता समूह बनाना चाहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने उनके राशन कार्ड, आधार, फिर फर्जी बनाए, मतलब फर्जी इन द सेंस कि ये नहीं बताया, हमने लिखा उनके फॉर्म भरे गए सेक्स वर्कर, फाड़ के फेंक दी, ये नहीं लिखा जाएगा। अब लिख दिया हाउस वाइफ। भाई चाहिए तो उनको आधार कार्ड बनवाए, वो भी हाउस वाइफ करके ही। पैन कार्ड बने, जो कुछ भी उनकी आइडेंटिटी बनी वो सब अपने तौर पे बनाया, जितना भी बन सकता था। कहीं उनके प्रोफेशन का जिक्र नहीं है। और फिर जब ITA एक्ट में आप उन्हें वर्कर मान ही रहे हैं, सेक्स वर्कर आप कह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। जब आप एक मजदूर को ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए आप सुकन्या योजना चला रहे हैं, तो उनके लिए भी चलाइए ना। पुनर्वास होने में कौन सा वो लग जाएगा? आपका देश सुधर जाएगा। आप विश्वगुरु कहना लायक है, फिर शान से कहिएगा कि हम विश्वगुरु हैं। नहीं करेंगे। इतने बड़े बाजार, मेरठ तो छोटा सा जगह है, कितने बड़े बाज़ार, जीबी रोड आज़ाद है, सोनागाछी में हज़ारों हज़ार औरतें, और कमाठीपुरा बदहाली में जी रही हैं, है नहीं? किसी को नहीं दिखता। आपके दिल्ली में किसी को नहीं दिखता? निकलते नहीं है कि रोज़ राजधानी है? चौराहों पे लड़कियां जो एक कंधे पे बच्चा पड़ा होता है, ना रोता है, ना कि धूप लगती है उसको, ना गर्मी लगती है। किसका बच्चा है वो? फिर वो किसकी बेटियां जो चौराहे पे खड़ी होकर आपकी गाड़ी साफ कर रही हैं और आपसे हाथ फैला रही हैं? कौन सी बेटियां आपने बचा दी और वो किसकी बेटियां जो आई हुई हैं? कौन है वो माएँ जो वहाँ उन बेटियों को लेके आई हैं? मैम आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि कोई जगह बची नहीं हिंदुस्तान में जो अब ये कहलाया जाए कि वहाँ ये कोटा नहीं हमारा है। बिजनेस बन गया है। काम ना मिले, आप लाइसेंस देने को तैयार नहीं है, आप इसे वैलिड करने को तैयार नहीं है। लेकिन नहीं, ये तो करना बदनामी हो है। जाएगी। लेकिन आप तो खुलक के दे तो रहे हैं। आप कह रहे हैं बालिग है उसको नहीं छेड़ सकते, स्वेच्छा से कर रही है उसको नहीं फिर कौन सी चीज़ रह गई कि उनको क्यों छेड़ रहे हैं? फिर वो तो किस्मत की मारी हैं, उनको क्यों छेड़ रहे हैं? कुछ नहीं बच रहा है। मैंने कहा ना कि आप अगली पीढ़ी, ये लास्ट पीढ़ी हैं आप। इसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसको नहीं पता सभ्यता और संस्कृति क्या है। आप कुत्ते बिल्लियों जैसी ज़िंदगी जिएंगे। मैम हमारा एक दोस्त है, तो वो ना अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो कई बार घर में अनबन हो ही जाती है, लेकिन उसने पहले ही दिन अपनी वाइफ को हमारे दोस्त ने कह दिया था
मनीष है उसका नाम, मैंने नाम बदला है, हम्म, कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को नहीं निकाल सकता, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी हो जाए। हम्म, कहा इनकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं भी तो इनकी जिम्मेदारी था, चाहे उनकी मानसिक स्थिति कुछ भी हो। कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल के आप सिचुएशन देखो, आपको इसमें भी इसका भी बड़ा कड़वा अनुभव है मुझे। मेरे इतने से शहर में 19 वृद्धाश्रम में एक भी मुस्लिम वृद्धाश्रम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान भर में आप मुस्लिम वृद्धाश्रम ढूंढ के दिखा दो मुझे। बात करते ना धर्म, ये खराब लोग हैं, ये मुसलमान हैं, ये खराबी करते होंगे, सबके अपने अपने रहने के तरीके हैं, सबके अपने कौन हिंदू है जो अब मीट नहीं खाता है? सबका। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खाते हैं, बंगाल के ब्राह्मण, साउथ के ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खाते हैं, सब पहाड़ खाते के हैं। ब्राह्मण। उनकी मजबूरी है, क्योंकि जहाँ जो चीज़ मिल रही है वो उपलब्धता पर डिपेंड करता है। और उनके यहाँ एक भी वृद्धाश्रम नहीं, क्योंकि उनका वृद्ध नहीं जाता बाहर, वो वहीं पालेंगे सारे मिलके। ये तो बिल्कुल सही बात बोली। और ये फिर आप किन की बात कर रहे हैं? आप मदर्स डे मना रहे हैं, आप फादर्स डे मना रहे हैं, वो किसकी माँ और पिता हैं जो वहाँ बैठे हैं फिर, जो उस हाल में जीते हैं? मदर्स डे और फादर्स डे वाले दिन सबकी अपनी माँ और बाप के साथ पिक्चर होती है, बाकी 364 दिन याद नहीं कौन है वो भी पिक्चर्स वहाँ जाके नहीं होती, आपको गलत फहमी है, वहाँ नहीं पहुँचते हैं लोग, वहाँ नहीं पहुँचते। और ऐसे ऐसे लोग हैं। उस पर हम कुछ किया है हमने, एक अच्छा सा हमें नतीजे आ भी रहे हैं, देखिए अब क्या होता है आगे। कुछ बच्चों को हमने लिया है यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी कई हैं, अब तो यूनिवर्सिटी से मजाक सा हो गया, पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी तो अच्छा ये भी यूनिवर्सिटी बन गई। ये भी कुछ बच्चों को हमने मेरठ में तो लाइन से थी 165, मुझे ध्यान है। हाँ, अभी हमने कुछ बात की कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे स्वेच्छा से किन्हीं के बच्चे बनना पसंद करेंगे। पहले तो बच्चों को समझ नहीं आया, हमने कहा वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगी, वृद्धाश्रम तो आपके सामने ही आपको दिख रहा है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ जिनके बच्चे वो बहुत हाई फाई सोसाइटीज़ हैं, और उनके बच्चे अमेरिका, जापान और दुनिया भर में बस रहे हैं, उनको माँ बाप के पास टाइम नहीं और आते भी नहीं है वो। और अक्सर पता तब लगता है कि जब वो कंकाल बन गए, मर के भी पड़ोसी भी नहीं पूछता, बड़ी बड़ी कोठियाँ 1000-2000 गज की, कोई पूछता नहीं है। कई मामले ऐसे आए, हमने कहा किसी की बनना चाहेंगे तो कई बच्चों का काम करेंगे। सेंसिटिव भी हैं बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हमारे पास हम फिर फैमिलीज़ को हमें चुनना बहुत मुश्किल काम था, फिर भी 7 लोग हमारे साथ आए। हमने कहा आप केवल एक अनुभव हम करेंगे, देखते हैं। तो अभी हमने वीकेंड पे उन बच्चों को कह रखा है कि आप वीकेंड पे जाएँ, 2-2 बच्चे माता पिता की तरह जाएँ बिल्कुल, कि वो आपके माता पिता हैं। आप भाग के जाएँ, दरवाज़ा खोला मम्मी ने या नौकर ने खोला, आप गए अंदर, माँ को गले लगाओ, पापा को गले लगाओ, फिर और मम्मी पापा ही बोलोगे। फिर पूछो मम्मी आज क्या बनवाया मेरे लिए, वो तो खुद बनाने में सक्षम नहीं है, उम्र दराज है। दादी हैं तो दादी जैसी बात करो, और जो कुछ भी बनाया, मम्मी क्या बनाया, मुझे तो ये पसंद था, ये नहीं खाऊंगा मैं, जिद करो ये नहीं खाऊंगा या मैं ये नहीं खाऊंगी और बनाओ। कसम से इतना अच्छा मॉड्यूल निकला है उसका कि वो फैमिली बहुत खुश है। वो मतलब परिवार जो, चाहे केवल माँ है एक परिवार में, एक माता पिता दोनों हैं, और एक में एक बुआ हैं, एक मतलब भाभी, नंद भाभी हैं, दोनों उम्र दराज हैं, बुआ बाल विधवा हैं तो वो वहीं रहती हैं। तो सब बड़े खुश हैं सब, वो बच्चे भी कह रहे हैं, और इसका वो पे करते हैं उनको, तो उनको वो एक एक्स्ट्रा ये हमने पहले रख दिया था कि देखो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बच्चे आपको वो देंगे जो आपके बच्चे नहीं दे पाए, और जब तक देंगे जब तक इनकी एजुकेशन पूरी नहीं होती, और तब तक आप इन्हें पे करेंगे हर हफ्ते का, वो आपकी मर्जी। ये आपका मुट्ठी कभी खोल के नहीं देखेंगे क्या दिया आपने, तो वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, और वो फैमिली बहुत खुश है, इंतज़ार करते हैं, कह रही हमारा इंतज़ार करते हैं आज क्या खाएगा, पहले से फ़ोन आ जाता है क्या खाएगा वो बताना, वो बनवा के रखूँगी। तो मैं सोचती हूँ शायद कुछ नतीजे निकल के आए, लोग सामने आए, अगर किसी की ईगो हर्ट नहीं हो रही होगी तो, उनके बच्चों की ईगो हर्ट नहीं हो तो। मैम आपने बताया कि 562 केस आपने, 562 लड़कियों को बचाया आपने, कोई एक ऐसी लड़की, एक दो जो आपको याद रह गई हो कि मतलब ये नहीं हो सकता था और आपने मतलब उस लड़की को बचा लिया? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई एक? पर सच तो ये है कि मैं क्या कहूँ, एक चलिए मैं एक पहले दोनों बातें करूँगी, एक वो कि जिसको मैं बचा सकती थी और नहीं बचा पाई, और एक वो कि जिसको मैं बचा ही नहीं सकती थी लेकिन उसे बचाया। वो बच्ची ना एक्चुअल में उन्हीं की अपनी बेटी थी, और स्कूल जाने लगी थी हमारी थोड़ी देर, क्योंकि जिसको बचा लिया आपने? हाँ, 20-22 साल ऐसे हो गए कि जब से हम उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको और कोई रास्ता नहीं दिखा उन्हें बचाने का, बस ये दिखा कि इनके बच्चे कहेंगे कि माँ ये गलत काम है,
तभी इसमें इनको बाहर निकलने में आसानी होगी और बच्चे निकालेंगे इन्हें। उसका अच्छा रिजल्ट भी आया हमारे सामने। तो वो लड़की नहीं चाहती थी कि मैं धंधे में आऊँ। वो 5वीं 6ठी तक पढ़ी वो, उसके बाद वो घर बिठा ली। एक दिन मैंने पूछा, अरे मैंने कहा ये जाती नहीं है स्कूल? बोले ना। क्यों? पढ़ने में अच्छी ना है, क्या फ़ायदा इसको भेजने का? मैंने कहा भाई फिर भी देखो तो, थोड़ा और कोशिश करो, और ऐसा तो नहीं है, और तुम्हें तो फीस नहीं देनी, फीस तो मैं ही दे रही हूँ। बोले ना ना अब ना भेजेंगे, अब बड़ी हो गई। बाहर की दुनिया, अब अजीब था ये बात उसकी कहनी, बाहर की दुनिया बड़ी ख़राब है दीदी, आपको तो पता है। बाहर की ख़राब है, यहाँ की बहुत अच्छी है। चलो कोई बात नहीं। मैंने उस लड़की से बात की, मैंने कहा बेटा क्या चाहती है? उससे बात करने की छूट है मुझे, क्योंकि वो उन्हीं की बेटी थी, उनके अकॉर्डिंग चलती। तो बोली मुझे तो, मैं तो नहीं रहूँगी यहाँ, मैं भाग जाऊँगी, किस दिन देख लेना, आप भी मुझे नहीं बचाओगी ना यहाँ से, तो मैं भाग जाऊँगी। तो मुझे लगा कि ये लड़की कुछ ना कुछ कर देगी। कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैं जाती रही लड़की से बात करती। फिर मैंने उससे एक परमिशन ली, मैंने कहा भाई ऐसा कर सकती हूँ कि इसको मैं पढ़ाती रहूँ तब तक ही, और ऐसा करेंगे कि ऐसी 6ठी 7वीं करवा के और फिर 8वीं का इसका बोर्ड का एग्ज़ाम दिलवा देंगे, एक छोटा वो हो जाएगा इसका। तो बोली हाँ पढ़ा लो आप, मुझे क्या एतराज़ है, पढ़ा लो, अभी तो इसके पास 2-3 साल हैं। मैं उसको पढ़ाने के दौरान उसने मुझे कहा कि मुझे रहना नहीं है आंटी यहाँ, और आप मुझे निकाल सकती हो तो निकाल दो, और नहीं तो मैं भाग जाऊँगी। मैंने कहा ये मुझे जान से मार देंगी। बोले तब तो मारती नहीं जब आप और लड़कियों को निकालती, मुझे निकालने को कैसे मार देंगी? मैंने कहा बेटा तू इनकी जैविक बेटी है, तो इनके पास कानूनी हक है तुझे रखने का, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। बोले मैं गवाही दूंगी तो? मतलब उम्र से बड़ी मैच्योर होती जा रही थी। मैंने कहा क्या कहेगी? कि मैं कहूँगी मेरी माँ गंदा काम करती है, मुझसे भी करा रही है। नहीं नहीं बेटा, तेरे लिए तो कर रही है। तो बोली कि नहीं, फिर कोई और रास्ता बताओ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और बिल्कुल ये टाइम आ गया कि अब उसे 2-3 साल हो गए हमें ऐसे बात करते करते। अपनी माँ अपनी बेटी से ऐसा काम? जो प्रोफेशन है उनका, तो क्या करेंगे? तो एक्सेप्टेंस है क्या समाज में? मैं 2 औरतें निकाल के लाऊं, कोई रखता है? ये तो मैंने शादियां भी कराई हैं, बहुत सारी शादियां कराई हैं और सफल शादियां हैं, मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुन, अगर मैं तुझे यहाँ से लेके चली जाऊँ और फिर पुलिस केस तो होगा, ये कराएगी मेरी बेटी को लेके चली गई, तो फिर कैसे करेगी? तो उसने कहा मुझे बताओ कैसे मुझे बयान देना है, ऐसे कहा उसने, बयान बताओ मुझे कैसे देना। तो मैंने कहा तुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे नारी निकेतन भेज दो, किसी शेल्टर होम में भेज दो, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नहीं तो मुझे धंधे में डाल देंगे, और गंदे लोग आते हैं वो मेरी तरफ बदनीयत देखते हैं, मैं नहीं रहना चाहती। तो फिर भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था कि भाई नहीं, ये मुकदमा तो फिर भी लिखाएगी, और प्रशासन तो चाहता है कोई एक जरा सा मेरे लकूना मिला तो ये मुझ पर लिखाएं, पहले से इतने झेल रही हूँ और हो जाएगा एक दो। तो फिर मैंने एक अधिकारी को विश्वास में लेकर कहा, मैंने कहा सर बच्ची को निकालना है। बोले निकाल लो, आप तो करती हैं जब भी नहीं मानती आप। मैंने कहा नहीं उसका ये है। तो बोले कि अच्छा ऐसा करो कि उस लड़की से मेरे सामने कहलवा दोगी? मैंने कहा यहाँ तक लाना तो मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं ला सकती, आप चलो। मैं नहीं जा सकता। मैं कहा ये तो फिर बात अटक गई, तो कैसे होगा? बोले 18 साल का होने का इंतज़ार करो, 18 साल की हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 18 नहीं हो सकती, ये 2 साल है, ये 2 साल तो नहीं हो सकता, ये तो फिर वो धंधे में डल जाएगी। बोले अरे उनका इतना घटिया तरीके से उन्होंने जवाब दिया, अरे वो उनका काम है, फिर उसे निकलना होगा तो 18 साल के बाद निकल जाएगी। मैंने कहा इस आदमी से नहीं मुझे कोई उम्मीद है अभी। तो मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा एक काम करियो, मैं नहीं आऊँगी आज, और तू ऐसे शो कर 2-3 दिन झगड़ा कर, मैं 2-3 दिन बिल्कुल नहीं आऊँगी, पूरे बाज़ार में नहीं आऊँगी किसी के भी यहाँ, और झगड़ा कर मुझे नहीं रखना, इस काम में नहीं जाना, इस काम में नहीं जाना, पढ़ा दो ऐसे करना, नहीं तो मैं भाग जाऊँगी। मैंने कहा बार बार कहना भाग जाऊँगी मैं। अरे ठीक है, और मैंने कहा फिर मुझे बता देना, फ़ोन वोन तो तेरे पास रहता है, अपनी मम्मी को उठा के मुझे बता देना कि आज भाग रही है तो। अरे ठीक है। मैंने कहा मैं तुझे आगे से ले लूँगी। और एक दिन वो आया, वो भाग गई, उसने कहा मैं भाग रही हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, मैं तुझे इस पर नाले पर खड़ी मिल रही हूँ। वो आ गई, मैंने वहाँ से लेकर उसे सीधे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में ले गई। मैंने कहा भाई ये लड़की वहाँ से निकल के आई है, ये बता रही है कि इसकी माँ इससे वैसा। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ बात, इतनी कड़वी और कड़क सच्चाई है ये, कि वो मेरी बात दुनिया भर में फैल चुकी थी तब तक कि मैंने किसी अधिकारी से संपर्क किया और ये कहा एक लड़की है जिससे पेशा कराया जाएगा, उसको निकाल दो। तो मुझे वहाँ की इंचार्ज ने सीधे कहा, अरे पता है हमें इसका, ये आप ही लाइए इसे, आप ही तो निकाल के लाइए। अधिकारी ने सबको बता दिया। सबको कि वो ऐसा भी किसी लड़की को आपका क्या उसमें हित है? मुझे आज तक समझ, केवल ये कि वो 200-400 रुपये पर हेड दे रही हैं आपको, आपको वहाँ से 25-30 हज़ार रुपये की महीने की आमदनी हो रही है, बस इतने से में हम जिंदगी से खेल रहे हैं। ज़िंदगी से किसी की।
और उस बच्ची को निकाला और वो पढ़ी। उसके बाद उसने ITI की, हरि निकेतन में रही वो लड़की। ITI करके वहीं से उसकी शादी। उसने बिल्कुल साफ कोर्ट में कहा, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, इससे पहले मर जाऊँगी अगर मुझे वहाँ भेज दिया। तो उन्होंने ये भी पूछा, कोर्ट में भी पूछा गया कि आप इनके साथ जाना चाहेंगे, इनके एनजीओ? बोले नहीं, वहाँ से मेरी माँ मुझे ले जाएगी, मैं इनके पास नहीं रहूँगा, और मैं इनको क्यों मुश्किल में डालूँ, मुझे यहीं रहने दो और पढ़ना चाहूँगी। होमगार्ड जाती थी उसके साथ, कि मतलब ITI की उसने, फिर शादी हो गई उसकी। हरि निकेतन शादियाँ होती हैं, हो गई। और जिसको नहीं बचा पाए, उसका तो मैं क्या कहूँ, ऐसी तो बहुत सारी बच्चियाँ जिन्हें मैं नहीं बचा पाई, पर वो बच्ची ऐसी थी, वो ऐसी थी ना, बहुत छोटी सी, क्योंकि मेरे सामने आई, वो किसकी थी मुझे नहीं पता। मैंने जिद भी की, भाई बता दो किसकी, वो तो कहते हैं हमारी है। इतना छोटा बच्चा 3-4 साल का, कुछ बताने को नहीं था उसके पास। तो अक्सर मैं उसे खिलाती रहती थी, मुझे पहले से बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। वो भी मेरे से बहुत घुल मिल गई थी, जो जो बड़ी होती रही तो देखती रहती थी। अभी वो ज़्यादातर वहाँ बच्चे, मतलब थोड़ा इंटीमेसी तो हो ही गई, बड़ी माँ बुलाते हैं, कहने लगी थी वो भी। फिर मैंने एक दिन उसकी माँ से पूछा, मतलब मालकिन से, मैंने कहा तू इसे धंधे में डाल देगी, इतनी प्यारी सी बच्ची है। वही दीदी हमारे पास क्या रास्ता, और कैसे मत डाल, पढ़ने दे इसे, अभी तो ये पढ़ी रही है, 8th में आ गई थी वो, इतने मतलब टाइम हो गया था इतना छोटी से देखते हुए। मैंने कहा मत कर, आगे की पढ़ाई का जिम्मा मैं खुद ले लूँगी। बोलना, उसने जितनी सख्ती से कहा, मुझे लगा कि ये तो मतलब इसकी माँ हो नहीं सकती। माँ होती तो थोड़ी ऐसे गुजारिश से करती, ना दीदी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम तो यही रखेंगे। इमोशनल होती हाँ, थोड़ी सी। इमोशनल होती, लेकिन उसने नहीं कहा। और उधर लड़की जिद पकड़ती जा रही थी, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। मैंने कहा नहीं मरोगी बेटा, मैं निकाल दूँ तो पढ़ती रहे, तेरी पढ़ाई को आगे कराऊँगी। बहुत कोशिश हमने सब तरह से लगाई, लेकिन उन्होंने इतनी सख्त नज़र कर दी थी कि मुझे वहाँ जाना मुश्किल हो गया था। मेरे जाने पर दरवाज़ा बंद करती थी, या वो इतना मतलब बदतमीज़ी से बात करेंगे, मुझे बैठना मुश्किल हो जाता था। लड़की को सामने नहीं आने दे रही थी किसी भी तरह से, और लड़की ने जैसे ठान लिया था कि मुझे रहना नहीं है यहाँ। वही मेरी एक आशा की किरण थी कि शायद मैं, ये कभी ना कभी निकलेगी लड़की। फिर एक दिन मुझे किसी ने दबी सी ज़बान से, किसी लड़की ने कहा कि आपको तो, आप क्या सोच रही? मैंने पूछा कि लड़की मुझे दिख नहीं रही हो। तो उसने कहा आपको कुछ पता भी है? वो तो कब की धंधे में डाल दी। मैंने कहा धंधे में डाल दी, और मुझे कहाँ है? और नहीं, आपको नहीं दिखेगी। मैं कहा, क्यों नहीं दिखेगी भाई? मैं सारे में अभी हड़कम मचाऊंगी और देख पूरा खंगाल के रखूँगी कमरों को, तीनों को। बोल ना मिलेगी, आप देख लो। मैं कहीं भेज दी क्या? और ना यहीं पे ही है, किसी कस्टमर के साथ है अभी अंदर। मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे, मतलब मैं उसे बता ही नहीं सकती ये कैसा था। तभी मुझे ना, मतलब वो कस्टमर निकल के चला गया, मुझे मतलब बुरा तो लग रहा था। और फिर उसके बाद वहीं बैठे बैठे मुझे एक बड़ी चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा क्या है भाई? कुछ नहीं, ऐसी कोई किसी कस्टमर ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। मैंने कहा जाके देख, जाके देख, नहीं मैं जाऊँगी तो फिर मारूंगी, तुम्हें भी बजाऊंगी तुम में कस के, और उसको भी नहीं छोड़ूंगी, जाके देख तू। और वो उधर से अंदर से चिल्लाती हुई, अरे तो मुझे जेल भिजवा देगी, जेल भिजवा देगी। उस लड़की ने नस काट ली अपनी अंदर ही। और वो जो कस्टमर गया था ना, मुझे देख के भी शर्म आ रही। वो कम से कम 60 साल का आदमी हो, सिर्फ एक बाल नहीं था उसके, और मतलब ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, नशे में बिल्कुल धुत था वो। क्या हुआ ऐसा क्या नहीं? और वो कह रही थी लड़की कि अभी 3-4 दिन पहले इसको डाला गया। और वो, मैंने बहुत कहा, मैंने कहा चलो इसे लेके जल्दी से मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ। तो उस लड़की ने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया, बोली अब तो मुक्ति दे दो, अब तो जा रही हूँ मैं, तुम तो मुझे निकाल नहीं सकी, मैं जा रही ऐसे हूँ। साइको कस्टमर भी आते हैं ना। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत, ऐसे कि जिनको साइको नहीं होते, वो सैडिस्ट होते हैं, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि सामने वाले को दुख दर्द कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। वो पैर का अंगूठा डाल सकते हैं, अब ये नाखून बढ़ रहे हैं, वो जख्मी हो जाएगी, मतलब नहीं, वो सेक्स करने के काबिल नहीं है, फिर भी उनको वो वहाँ केवल अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो निकालना है, जो वो घर में जाके बीवी के साथ नहीं कर सकते, किसी और के साथ नहीं कर सकते, वो वहाँ करते हैं। हर वो ऐसा गुनाह कि जिसकी इमेजिन आप नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, कि मतलब कुछ भी वो अपने साथ लेके आ रहे हैं, वो लड़की के इंटरनल पार्ट्स में डाल देना,
या पैर के अंगूठे से जब वो लड़की मुझे बताती है कि मेरे साथ ऐसे किया और उसमें नाखून बढ़ रहे थे और वो मुझे, मैं बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। बहुत बीमार होके मरी वो लड़की। तो मतलब हर वो आदमी आता है वहाँ पे जिसको 200-250 रुपये में वो उस लड़की को ऐसे खरीदे हुए है कि वो अब उसके साथ कुछ कर सकता है। बस केवल नहीं है, प्रॉपर्टी हो गई उसकी। प्रॉपर्टी हो गई, नहीं है तो केवल चेहरे पे नहीं कोई हाथ लगाने की इजाज़त है, क्योंकि उससे पता लग जाएगा लोगों को अगर किसी ने थप्पड़ मारा। मैं देखती हूँ यहाँ ऐसे खरोंच निशान, कल्पना कर सकती हूँ मैं कि क्या क्या बीतता होगा कि मैं वहाँ बैठी हूँ, किसी लड़की की मुझे चीख की आवाज़ आ रही है, मैं चाह के भी वहाँ नहीं जा सकती, या मैं उस अश्लीलता को शायद नहीं देख सकती, या पता नहीं कितने। और शायद अभी इन सब चीज़ों ने मुझे वहाँ इतना मजबूत करके टिकाए रखा कि तू चली जाएगी, अपने आप को सेव कर लेगी, ये सोच लेगी कि मैं ना देखूंगी ना मैं अपने आप को डिप्रेस महसूस करूँगी। पर इन बच्चियों का क्या, जिनको बचा सकती है। बस उसने मुझे ये उम्मीद दी रखी, वरना बहुत बुरा हाल है वहाँ, कोई आसानी से टिक नहीं सकता 4 दिन भी। जिंदा नर्क है वो, जो लोग कहते हैं ना कहीं वहाँ स्वर्ग नर्क है, नहीं कहीं नहीं है, देखना है तो वहाँ है। आज आपने उससे मेरे बुरा, पिताजी वाली बात कर दी। हाँ वो यही बस कहते थे नर्क भी यही है, यही है, स्वर्ग भी स्वर्ग यही भी है। यही है, तो वो वही है, उसे आप जाके देखेंगे तो उससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। और हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटियों को पढ़ा रहे हैं नहीं पता हमें। मैम, एक आम हिंदुस्तानी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसको क्या करना चाहिए कि कुछ भी इन ना करो, बेटियों को बचाने के लिए? इतना तो कर सकते हो कि जो चौराहे पे बेटी आपसे भीख मांग रही है, आपकी गाड़ी साफ कर रही है, एक उस बेटी की पता कर सकते हो ये कौन है, कहाँ से है, उसकी कुछ व्यवस्था कर सकते हो पढ़ाई की। या फिर ऐसे बच्चे, मेरे पास इन ऐसी बच्चियाँ भी हैं, इनको भी मैं एडमिशन करा रही हूँ, बच्चे भी हैं। अभी 2 बहन भाई का एडमिशन कराया जिनकी माँ पागल है, और ऐसे में कोई रेप कर गया होगा तो 2 बच्चे वो हो गए, तीसरा बच्चा भी हुआ है, उसको कोई उठा के ले गया, पता ही नहीं। वो ऐसे कंबल में लिपटी बैठी, मैंने कहा इतनी गर्मी में तो कंबल, तो उसकी कोई और थी, दूसरी बोली इसके बच्चा हुआ है, और मैंने कहा कहाँ है वो बच्चा, उसे तो कोई ले गया। और मैंने कहा इन बच्चों का कुछ व्यवस्था जी कुछ ना है इनकी भी, तो उनका एडमिशन कराया भी मैंने। तो ऐसे लोगों को देख सकते हो आप, एक बच्चे को भी कम से कम आप स्पॉन्सर करेंगे तो एक बच्चे का जीवन तो संवारेंगे, आपको सुकून तो मिलेगा कि हमने कुछ किया। अगर वाकई में आप ये चाहते हैं तो थोड़ा सा सुकून लें एक बच्चे को। और केवल बेटियां ही नहीं हैं खतरे में, छोटे बेटे भी आपके उतने ही खतरे में हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं, जो चौराहे पे खड़े हैं, जो भीख मांग रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, मतलब वो सब बच्चे खतरे में हैं। सेक्स टूरिज्म का इतना बड़ा व्यापार इस समय है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसमें लड़के यूज़ हो रहे हैं, विदेशी आएंगे, वो सामान उठाने के नाम पे वो बच्चे जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ होता है उन बंद कमरों में, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बच्चे चलने फिरने लायक नहीं, तो हर आदमी को देख कर डरते हैं, किसी मर्द को देख कर डरते हैं वो बच्चे। मैम, संकल्प फाउंडेशन कैसे इसमें हेल्प करता है और उसको कैसे इसमें फंडिंग मिलती है और किस नहीं, तरीके? फंडिंग वंडिंग कोई मैं लेती नहीं हूँ, मैंने कभी सरकार से कोई फंड नहीं लिया, सरकार के साथ बात ही नहीं करती मैं बिल्कुल नहीं करती। हाँ, मेरा शहर अच्छा है, मुझे जब बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत होती है तो मैं मांगती हूँ सबसे। कॉलेज भी अच्छे हैं जहाँ पे, मतलब स्कूल्स जिनमें मैं एडमिशन करा रही हूँ। एडमिशन ऐसे नहीं है कि वो घर आएँ हॉस्टल में, क्योंकि घर आके तो फिर उसी माहौल को देखेंगे। तो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो उसमें मुझे रियायत भी बहुत सारी देते हैं वो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे से पूरा का पूरा ही कह रहे हैं नहीं जी पूरा लेंगे। हाँ, ये बस शर्त रखते हैं कि आप ना आए एडमिशन कराने, मेरी पहचान है अपनी एक, मैं कुछ बालों से भी पहचानी जाती हूँ, तो भी सोच लेते हैं कि उनका बच्चा होगा ये। किन बच्चों की आइडेंटिटी से हम पे फ़र्क पड़ेगा, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे नहीं भेजेंगे हमारे यहाँ। तो एक बच्चे को स्पॉन्सर करके भी मैं लोगों से मदद मांग लेती हूँ कि एक बच्चे का डायरेक्टली लेकिन मैम, बिना पैसे के तो दुनिया चलती नहीं, और फिर आप बिना पैसे लिए बिना कुछ किए इतना कर रही हैं, वो कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या कर रही हूँ मैं, असलियत में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तो मांग लेती हूँ सबसे यहाँ आने का भी किराया। समझ सकते हो कि मैं घर फूंक के तमाशा ही देखा सारा, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। कभी किसी से पैसा, कोई सरकारी इन रिटर्न फंड आपको नहीं। सिर्फ गालियां, हाँ केस हाँ, या गलत बोला जा रहा है? गलत बोला और नहीं, और उससे अच्छा लेकिन है, ऐसा नहीं है, भगवान ने तो रिटर्न में दिया। मेरी बहुत अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरा बेटे की अपनी 2 कंपनियां हैं, IITN है, मेरी बहू भी बेटा भी, मेरी बेटियां भी दोनों वेल सेटल्ड हैं। तो वो जिनको मैं ध्यान भी नहीं दे पाई, गांव के माहौल से निकल के कोई बच्चा IITN हो जाए। लेकिन आपने 562 बच्चियां हाँ की बस, जिंदगी बचाई है।
हाँ, शायद उनकी ये तो दुआएँ शायद किसी भी काम से बहुत बड़ा काम। हाँ, बस शायद वो उनकी दुआएँ काम आई हों मेरे बच्चों के भी, क्योंकि मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाई कभी अपने बच्चों पे। ऐसे ही बिल्कुल एक जॉब की हम तरह तो किया। अपने बच्चे को ही नहीं संभाल पा रहे, आपने 562 लड़कियां बचा ली मैम। देखिए, उसका एक अनुभव ही अलग है। जिन बच्चियों की मैंने शादी की ना, और जब वो आती हैं मेरे यहाँ, मायके की तरह आती हैं और गले लगती है, तो मुझे जो सुकून मिलता है वो सारे किसी किसी भगवान की पूजा वूजा शायद किसी को मिलता हो ना मिलता हो, लेकिन जो मुझे उस समय सुकून मिलता है उस बेटी को खुश देख के, गरीबी में भी खुश देख के। ये नहीं मैं कह रही कि मैंने उनके हाई फाई में शादी की है, बहुत गरीब घरों में, हैंड टू माउथ, लेकिन बेहद खुश हैं। जो आती हैं मैं उनको जैसे विदा करती हूँ, जैसे अपनी बेटियों को, ऐसे वो मेरे लिए सुकून अलग ही होता है। या वो बच्चे जो मुझे बाहर से मदद कर रहे हैं, जो पढ़ लिख के 20-22 साल में, अभी 2 बहन भाई का दुबई जॉब लगी है, एक बच्ची की अभी बैंक में लगी है, पीओ हुई है वो, और वो दूसरे बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए इससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं। जीवन के अंतिम प्रहर में हूँ तो सोचती हूँ कि इससे बड़ा और सुकून क्या लेके जाऊँगी। भगवान के पास तो सब कोई जाना है कि भगवान कहीं है, यहाँ उसके लिए 24 घंटे भजन करके और बाबाओं के चरणों में पढ़ के क्या मिलेगा? बिल्कुल सही बात। मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे जब उनको इंसानियत का काम करके जो सुकून मिलेगा वो और भजन देखिए, करके ऐसा नहीं कि मिलेगा। परिवर्तन नहीं हुआ, बड़ा ऐसा परिवर्तन है कि जब मैंने पहली बार वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला को देखा और वो मुस्लिम थी, मैंने एज़ यूजुअल जैसे मेरी आदत, मैंने उनके पैर छुए। तो उनका, बेटी हम अच्छे औरत नहीं हैं, हमारे पैर मत छुओ। मैंने कहा, आपा जिस उम्र में आप हैं मेरी माँ के बराबर की हैं, तो पैर तो मैं छूँगी। तो मुझे गले लगाया उन्होंने, और उसके बाद जो सिलसिला बना, छोटे हैं तो मेरे पैर छूते हैं, बड़े हैं तो मैं छूती हूँ। मैंने कभी उन औरतों को ये नहीं सोचा। पर कितने लोग, मैं अपने शहर का भी एक आदमी ऐसा नहीं खड़ा कर पाई। लोगों ने मुझसे ये तो कहा कि एक बार हमको भी वहाँ दिखवा दो। का बाजार है, नौचंदी लगी है, जिसे आपको दिखवा दूँ। और फिर भी देखने गए तो एक आध रेस्क्यू में एक सज्जन गए, तो उन्होंने हमें देखा, तो फिर उन्होंने कहा, इतनी गंदी गालियाँ। और मैंने कहा, वो जितनी दे रही है उतनी तो दे रही हूँ, बस इससे ज़्यादा कहाँ है। और ये बिना गाली के अगर मुझे लड़की दे देंगी तो सारी न ले जाऊंगी मैं, इतनी आसानी से थोड़ी। अतुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए मैम। और आपने जो बातें कही हैं मेरे पास, मतलब मैं सन्नाटे में हूँ आज, क्योंकि ये कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पॉडकास्ट करने में, लेकिन जो आप असलियत में कर रहे हैं 32 साल से, वो एक एक सेकंड, एक एक दिन जो आपने, मतलब मेरे पास अब शब्द नहीं है मैम। मतलब आप समझ लीजिए कि भगवान का दूसरा अवतार है इस दुनिया में। नहीं, इंसान बने रहना ज़्यादा अच्छा है विराट। ये भगवान तो फिर बैठ जाता है ऊपर मंदिरों में, नहीं मैम, वो नीचे उतर के आते तो सारी बेटियां सुरक्षित होती। थैंक यू मैम, आप हमारे शो पे आए और इतनी बात करी, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि आप वो मुझे- एटलीस्ट एक का तो उद्धार कर पाए, एक बच्ची को तो अपना पाए। बिल्कुल बिल्कुल